Hello everyone, welcome to our study channel examyatra.com. In this session हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक रिवोल्ट एंड मूवमेंट्स को कवर करेंगे, जिसके अंदर आज हम देखेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो 19th सेंचुरी का जो एरा होता है, 19th सेंचुरी एरा इज कंसिडर्ड एज अ रिनेसा। रिनेसा यानी कि पुनर्जागरण। तो 19th सेंचुरी के अंदर पुनर्जागरण यानी कि चीजों के अंदर डेवलपमेंट या रिफॉर्म्स कह दो, ये सब फील्ड के अंदर होता है, चाहे वो आप सोशल फील्ड देख लो, रिलीजियस फील्ड देख लो, इकोनॉमिक फील्ड एंड पॉलिटिकल फील्ड। All these fields were impacted by the Renaissance या पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के अंदर यह है कि चीजें जो है अब सोची जाने लगती है, उनके ऊपर थिंकर्स जो है वो वर्क करते हैं, चीजों का क्रिटिकल एनालिसिस शुरू होता है, क्वेश्चंस रेज होते हैं, क्वेरीज रेज होती है और उनके जवाब ढूंढे जाने की कोशिश की जाती है बाय दिस थिंकर्स, फिलोसफर्स एंड कॉमन पीपल। तो कहने का मतलब यहाँ पे लोगों के अंदर जो है वो अब कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही है, कॉन्शियसनेस रिगार्डिंग देयर सोशल स्ट्रक्चर, देयर रिलीजन, देयर इकोनॉमिक कंडीशन, देयर पॉलिटिकल फील्ड, एवरी फील्ड के अंदर अब उनकी कॉन्शियसनेस जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है, जो क्वेश्चंस एंड क्वेरीज रेज कर रही है, रीजन पूछ रही है, यहाँ पे कारण पूछ रही है किसी चीज के होने का, और जो सोशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो भी इकोनॉमिक कंडीशन प्रेजेंट है या रिलीजियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको चैलेंज करती है बाय देयर क्यूरीज एंड क्वेश्चंस। तो उसके ऊपर फिर डिफरेंट थिंकर्स एंड फिलोसफर जो है वो अपनी थ्योरीज या अपने व्यूज जो है वो पेश करते हैं। तो रिनेसा के कारण इंडिया के अंदर 19th सेंचुरी के अंदर का जो पीरियड है वो मेनली कंसिडर किया जाता है एज अ रिनेसा यानी पुनर्जागरण। तो इसकी बदौलत जो है इंडिया के अंदर फिर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म देखने को मिलते हैं इन इंडिया। तो जैसे अगर हम सोशल फील्ड के अंदर कह दे तो सोशल फील्ड के अंदर बहुत सारे जो हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स थे, टेक्सेस थे, रिलीजियस टेक्स्ट थे, उनका ट्रांसलेशन शुरू होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग शुरू की जाती है, नॉट बाय ओनली इंडियंस, बाय द ब्रिटिश ऑल्सो, बिकॉज हमने देखा है ओरिएंटलिस्ट जो थे उनका क्या मानना था कि इंडिया को इंडिया के ट्रेडिशन जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग रूल किया जाए, और किस तरह का इंडिया में सिस्टम उस समय हुआ करता था एंशिएंट टाइम के अंदर कि इंडियन सोसाइटी को जिससे रूल किया जाता था वही सिस्टम जो है वो वापस रीस्टेब्लिश किया जाए। तो दैट वाज द थिंग आइडियोलॉजी ऑफ ओरिएंटलिस्ट। तो वैसे की वैसी चीजें ओरिएंटलिस्ट टाइम के अंदर जो डेवलपमेंट हुए, जैसे कि एंशिएंट टेक्सेस जो थे, इंडियन टेक्सेस थे, स्क्रिप्चर्स थे, उन वेदास, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, इन सब का क्या होने लगा, ट्रांसलेशन होने लगा। तो जो कॉमन पीपल थे, लोगों को जो संस्कृत वगैरह समझ में नहीं आती थी, अब उनको लोकल लैंग्वेज में उनका ट्रांसलेशन हो रहा है या इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन हो रहा है। तो अब अंडरस्टैंडिंग जो है वो संस्कृत से, बिकॉज पहले संस्कृत का नॉलेज सबको नहीं हुआ करता था, अब जब चीजें इंग्लिश वगैरह में ट्रांसलेट हो रही है और इंडिया के अंदर ऑलरेडी इंग्लिश एज अ लैंग्वेज यूज की जा रही है पढ़ने के अंदर वगैरह, तो अब लोगों की अंडरस्टैंडिंग अपने इन स्क्रिप्चर को लेके और ज्यादा बढ़ रही है, इन रिलीजियस टेक्सेस को लेके बढ़ रही है। तो दे आर रियलाइजिंग, इंडियन पीपल आर रियलाइजिंग कि नहीं, आवर पास्ट वाज आल्सो वेरी प्रॉस्परस एंड रिच, बिकॉज कॉलोनियल टाइम के अंदर क्या हो रहा था, कॉलोनियलिज्म की वजह से इंडियन सोसाइटी को रिलीजियसली बैकवर्ड बताया जा रहा है कि हमारे आने के बाद ही तुम्हारा डेवलपमेंट हो पाया है, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर देख लो। अदरवाइज तो जो इंडियंस है वो जस्ट सपेरे हैं, यानी कि खाली बस जो फूड गैदरिंग और हंटिंग वगैरह का काम करता है, अदरवाइज उनके अंदर सिविलाइजेशन वाला कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। कॉलोनियल टाइम के अंदर जब ब्रिटिश लोग आए तब इंडिया को सिविलाइज किया, इस तरह की जो प्रेजेंटेशन है वो कॉलोनियल रूल के अंदर रखी गई। इससे क्या हुआ कि इंडियन सोसाइटी का जो माइंडसेट है
वो अपने रिलीजन के प्रति, अपने पास्ट के प्रति जो उनका थॉट है वो कैसे सबड्यूड हुआ, या वी कैन से सबड्यूड किया गया कि आपके खुद के रिलीजन के के ऊपर आपको, या आपके खुद के एंशिएंट पास्ट के ऊपर आपको प्राउड नहीं है। तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन कॉलोनियल टाइम में की गई, सो दैट कि इंडियन खुद को जो ब्रिटिश रेस है, जो इंग्लिश रेस है, उससे खुद को इंफीरियर समझे। तो इस तरह की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो डेवलप किया गया था वो कॉलोनियल रूल के अंदर इंडियन सोसाइटी के अंदर किया गया था। लेकिन जब 19th सेंचुरी के अंदर रिनेसा का टाइम आता है तो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि लोगों के अंदर अब कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, बिकॉज सोशल फील्ड के अंदर वेरियस डेवलपमेंट होते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि वेरियस रिलीजियस टेक्सेस का ट्रांसलेशन करना शुरू होता है, जिससे लोगों की अंडरस्टैंडिंग अपने पास्ट को लेके बढ़ती है। अपने पास्ट का वो रीडिंग करते हैं तो उनको पता चलता है कि इंडियन पास्ट वाज आल्सो प्रॉस्परस एंड रिच देन द ब्रिटिश पास्ट। तो इस तरह की अप्रोच अब डेवलप होती है इंडियन सोसाइटी के अंदर। रिलीजियस फील्ड के अंदर अगर हम देखें तो सेम चीज है कि जो सोशल स्ट्रक्चर है उनका ट्रांसलेशन वगैरह होता है, रिलीजियस स्क्रिप्चर का ट्रांसलेशन आता है, किस तरह का सोशल स्ट्रक्चर हुआ करता था इंडिया में, उसको यहाँ पे ग्लोरीफाई किया जाता है। तो इस तरह की चीजें सोशल रिलीजियस डेवलपमेंट के अंदर होती है। इकोनॉमिक फील्ड के अंदर अगर हम देखें तो वही कॉन्शियसनेस डेवलप होती है कॉलोनियल रूल के प्रति, कि कॉलोनियल रूल जो है वो इंडिया का क्या कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। और इकोनॉमिक क्रिटिक्स के रूप में लोग जो है अब थिंकिंग और अपनी फिलोसफी जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। तो दैट वाज डेवलपमेंट टेकन प्लेस इन इकोनॉमिक फील्ड। पॉलिटिकल फील्ड के अंदर हम देखें तो एनी बिसेंट जैसे लोग हैं, राजा राम मोहन राय जैसे लोग हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर विद्यासागर, इन सब ने एज ए सोशल रिफॉर्मर का भी काम किया और लोगों को एकजुट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और वी कैन से कि जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म के ये जो सब पायोनियर है, राजा राम मोहन राय एंड ऑल, ये सब जो है इन्होंने एक सीड बोया, एक सीड प्रेजेंट किया ऑफ द एंटी कॉलोनियल इन नेचर। और इस एंटी कॉलोनियल नेचर की वजह से आगे जो है लोगों के अंदर फिर कॉन्शियसनेस डेवलप होती है और नेशनल बिल्डिंग के अंदर वो चीज काम आती है। बिकॉज सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म में ही एंटी कॉलोनियल टाइप का जो फर्स्ट सीड है यहां से ग्रो किया जाता है। लोगों के अंदर एंटी कॉलोनियल चीज यहीं से डेवलप होनी शुरू होती है, जो बाद में वाइडर रूप लेती है और वो बदलती है नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर, विच मीन्ड फॉर द न्यू नेशन बिल्डिंग। तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के अंदर हम मेनली देखेंगे कि जो सोशल स्ट्रक्चर इंडिया में प्रेजेंट है, या वी कैन से कि it will strengthen what was India. It will strengthen what was India and it will try to preserve what was India. ठीक है, समझ में आया आपको कि जो इंडिया में पहले जो उस समय की कंडीशन थी इंडिया के अंदर, जो भी चीजें थी उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत थी। जैसे सोशल एविल्स वगैरह है सोसाइटी के अंदर, उनको मिटा के वुमेन अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, एजुकेशन की स्प्रेड की जरूरत है, न्यू थिंकिंग की जरूरत है, सो दैट कि न्यू सोसाइटी बिल्डिंग की जा सके और न्यू नेशनल बिल्डिंग की जा सके। तो सारी चीजें जो इंडिया के अंदर उस समय मौजूद थी उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है, इंडियन रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करके चीजों को स्ट्रेंथन करना है फॉर द नेशनल बिल्डिंग, एंड उन चीजों को प्रिजर्व करना है व्हाट वाज इंडिया, यानी कि पास्ट का, जो पास्ट की चीजें हमारे यहाँ जो हमें ये एक कॉन्शियसनेस देती है, एक हमें फील देती है कि यस आवर पास्ट वाज आल्सो प्रॉस्परस एंड मेनी थिंग्स कैन बी लर्न फ्रॉम आवर पास्ट आल्सो। तो जो जो चीजें यहाँ पे पॉजिटिव होगी उनको इनकलकेट न्यू सोसाइटी बिल्डिंग के अंदर, न्यू सोशल स्ट्रक्चर के अंदर इनकलकेट की जाने का यहाँ पे एफर्ट होगा बाय दिस सोशल रिफॉर्म्स। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा सोशल रिफॉर्म्स व्हाई टुक प्लेस इन इंडिया, बिकॉज ऑफ द 19th सेंचुरी एरा वाज
seen the Renaissance period. Renaissance period in every field, social field, religious field, economic field और political field. सोशल फील्ड के अंदर वही जो सोशल लेवल्स है, सती प्रथा वगैरह जो चीजें थी, चाइल्ड मैरिज वगैरह, अनटचेबिलिटी, इन सारी चीजों को यहाँ पे इरेडिकेट करने का काम होता है. रिलीजियस के अंदर रिलीजियस टेक्सेस वगैरह जो है उनका ट्रांसलेशन शुरू होता है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस डेवलप होती है फॉर देयर पास्ट एंड फील डेवलप होता है कि देयर पास्ट वाज आल्सो ग्लोरी प्रॉस्परस एंड रिच. इकोनॉमिक फील्ड के अंदर इकोनॉमिक क्रिटिक्स जैसी चीजें रखी जाती है. पॉलिटिकल फील्ड के अंदर वेरियस जो ये सोशल रिफॉर्मर्स है उनके द्वारा एसोसिएशन क्रिएट किए जाते हैं जिन्होंने कि फर्स्ट सीड शो किया था या फर्स्ट सीड को ग्रो किया था ऑफ द एंटी कॉलोनियलिज्म, जिसका एक्सपांडेशन होता है इनटू द नेशनल मूवमेंट एंड फाइनल कल्मिनेशन होता है इस सीड का इनटू द ट्री ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एमर्जेंस ऑफ सोशो रिलीजियस रिफॉर्म, क्या क्या फैक्टर ने रोल प्ले किया फॉर द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म इन इंडिया. तो फर्स्ट फैक्टर यहाँ पे है प्रेजेंस ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑन इंडियन सॉइल, यानी कि इंडिया की धरती पे औपनिवेशिक सरकार. When the British come to India, they introduced the English language as well as certain modern ideas. These ideas were those of liberty, social and economic equality, fraternity and justice, which had a tremendous impact on Indian society. कि जब ब्रिटिश लोगों का इंडिया के अंदर रूल इस्टेब्लिश होता है तो उन्होंने खाली इंपीरियल इंटरेस्ट के साथ साथ इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन ही शुरू नहीं किया, बल्कि साथ में ऐसे कुछ आइडियाज भी रिप्रेजेंट किए इंडियन सोसाइटी के सामने जो कि थे लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी यानी सामाजिक और आर्थिक समानता, फ्रेटर्निटी भाईचारा एंड जस्टिस यानी न्याय. इन सब आइडियाज का इनकलकेशन किया गया इंडिया के अंदर बाय द पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन पॉलिसी. तो इन सारी चीजों ने ट्रिमेंडस इम्पैक्ट डाला इंडियन सोसाइटी पर, इंडियन माइंडसेट के ऊपर. अब उनके अंदर इन सारी चीजों के इंट्रोडक्शन से उनके अंदर कॉन्शियसनेस डेवलप हुई फॉर द सेल्फ रूल एंड टू चैलेंज द कॉलोनियल गवर्नमेंट. इन द फील्ड ऑफ रिलीजन, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और रिलीजियस फील्ड के अंदर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर आ रहा था, जिस तरह का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इंडियन सोसाइटी के मन में डेवलप किया जा रहा था, इन सब आइडियाज ने अब इन चीजों को चैलेंज करना शुरू किया. नेक्स्ट यहाँ पे आता है फैक्टर दैट इज रिलीजियस एंड सोशल इल्स. Indian society in the 19th century was caught in a vicious web created by religion, superstitions and social obscurantism. और क्या फैक्टर रहा कि जो रिलीजियस स्ट्रक्चर या सोसाइटी का स्ट्रक्चर इंडिया में प्रिवेल कर रहा था उसके अंदर मेनी सोशल एविल्स थे, जैसे कि सती प्रथा, डिप्रेस्ड पोजीशन ऑफ वुमेन, एजुकेशन की कमी, रैशनलिज्म थिंकिंग की कमी, बैकवर्डनेस इन कॉन्शियसनेस और थिंकिंग. इन सारी चीजों के मिलके ये सोशल एविल्स बनते थे जिनका इरेडिकेशन जो है वो जरूरी हो गया था. और ये चीजें किसने रियलाइज की? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स ने, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर वगैरह. इन्होंने क्यों रियलाइज की? बाकी ये लोग कॉमन पीपल ने क्यों नहीं रियलाइज की? बिकॉज ऑफ एजुकेशन. बिकॉज ऑफ एजुकेशन जो लोग एजुकेट हो गए थे अब उनके अंदर ये चीजें जो है वो डेवलप होने लगी, उनकी कॉन्शियसनेस जागने लगी टुवर्ड्स द लिबर्टी, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, फैटर्निटी एंड जस्टिस इन द सोसाइटी. और सोशल लेवल्स जो सती प्रथा है, डिप्रेस्ड पोजीशन है वुमेन्स की, एजुकेशन एजुकेशन की कमी है, लैक ऑफ एजुकेशन, रैशनलिज्म की कमी है लोगों के अंदर, जो सोशल रिलीजियस स्ट्रक्चर वो टोटली किस पर बेस है? सुपरस्टिशन से के ऊपर
डिपेंडेंट है, और रिलीजियस ऑब्सक्यूरेंटिज्म है। ऑब्सक्यूरेंटिज्म का मतलब ये होता है कि किसी चीज को जानने के लिए उसके अंदर बाधा उत्पन्न करना है, यानी कि आप किसी चीज का नॉलेज लेना चाह रहे हो तो उसके रिगार्डिंग ऐसे तथ्य पेश किए जाए जो कि समझने में मुश्किल हो। तो ये सारी चीजें किनके द्वारा की जाती थी? जो रिलीजियस हेड वगैरह हुआ करते थे, जो नहीं चाहते थे कि उनकी सुपेरियरिटी है या उनका सोशल स्टेटस सोसाइटी के अंदर कम हो, या उनके इक्वल में कोई वापस खड़ा हो जो उनके तरह नॉलेज रखता हो, तो वो अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए किसी भी कॉन्सेप्ट की इस तरह से डेफिनेशन देते थे कि वो कॉमन पीपल को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता था। दैट इज कॉल्ड सोशल ऑब्सक्यूरेंटिज्म या फिर रिलीजियस ऑब्सक्यूरेंटिज्म। तो ये सारी चीजें उस समय प्रिवेल हुआ करती थी, जिसका इरेडिकेशन जरूरी था, और इस वजह से सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म ने इंडिया में जन्म लिया, या वी कैन से एमर्जेंस ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म वाज टुक प्लेस इन इंडिया। नेक्स्ट इज डिप्रेसिंग पोजीशन ऑफ वुमेन। कि इंडियन सोसाइटी के अंदर हमने वुमेन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देखा है, तो उसके अंदर डिस्कस किया है कि फ्रॉम द एंशिएंट टाइम टू लगा के प्रेजेंट टाइम तक वुमेन की कंडीशन जो है डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट रही है। मोस्टली डिग्रेड होती है यहाँ पे लेटर वैदिक काल से, और धीरे धीरे मुगलों के पीरियड में आते आते और ज़्यादा वुमेन की कंडीशन डिप्रेस हो जाती है, और फिर वो जो ट्रेंड है वो प्रोमिनेंट रहता है इन द इंडियन सोसाइटी कि दैट इज द डिप्रेसिंग पोजीशन ऑफ वुमेन। द मोस्ट डिस्ट्रेसिंग was the position of women. The killing of female infants at birth was prevalent. Child marriage was practiced in society. The practice of polygamy prevailed in many parts of country, and the widow remarriage was not allowed, and sati pratha was prevalent on large scale. So these were the main factors which depressing the position of woman, that is कि फीमेल इन्फेंट्स जो होते थे या जो कन्या भ्रूण हत्या होती थी, उनके जन्म पे ही या तो गर्भ में ही उनका गर्भपात करवा दिया जाता था, या पैदा होने के ऊपर अगर कन्या है पैदा हुई है या फीमेल चाइल्ड पैदा हुई है तो उसको बर्थ के समय पे ही मार दिया जाता था। इस तरह की प्रैक्टिस जो है वो इंडियन सोसाइटी में प्रिवेल्ड हुआ करती थी। चाइल्ड मैरिज जो है यहाँ पे बचपन में ही बच्चियों की शादी करवा दी जाती थी, और इस तरह की प्रैक्टिस जो है वो सोसाइटी में हुआ करती थी। और पॉलीगैमी का मतलब है एक पुरुष जो है अन्य कई स्त्रियों से विवाह करता है, यानी कि एक से अधिक पत्नी वो रख सकता है। इस तरह की प्रैक्टिस जो है वो इंडिया में हुआ करती थी। एंड द विडो रीमैरेज वाज नॉट अलाउड, यानी कि जो विधवा हो जाया करती थी उनको वापस शादी करने का अधिकार नहीं होता था। यहाँ तक कि ऐसी कंडीशन थी विधवाओं की तो कि जिसके अंदर विधवाओं को अपना सर मूंड कर रखना पड़ता था, सो दैट कि उनकी अलग से पहचान की जाए कि दैट इज कि वो किसी की विडो है या किसी की विधवा है। तो यहाँ पे ये जो इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं, इन्होंने और ज़्यादा पोजीशन जो है वुमेन की वो डिप्रेस करने की रोल निभाया। और यहाँ पे सती प्रथा जैसी प्रैक्टिस हुआ करती थी, जिसके अंदर फोर्सफुली वुमेन को उसके पति के मरने के बाद उसकी चिता पे उसके फ्यूनरल पायर के ऊपर जलने के लिए मजबूर किया जाता था। बहुत सारी महिलाएं जो थी वो अपने खुद से ही इस तरह की प्रैक्टिस करती थी कि उसके पति के बाद वो भी नहीं जिंदा रहना चाहती थी, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती थी जो मरना स्वीकार नहीं करती थी, लेकिन उनको फिर भी बिकॉज ऑफ सती प्रथा जैसी प्रथाएं या कस्टम्स ट्रेडिशन इंडियन सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट थे, ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट थे जो उनको फोर्स करते थे फॉर द सेल्फ इमोल्यूशन या आत्मदाह के लिए। तो इन सारी चीज़ों को बदलना बहुत ज़रूरी हो गया था। इसकी नेसेसिटी महसूस की गई बाय द सोशल रिफॉर्मर्स, जैसे राजन राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक के साथ, उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनके साथ मिलकर सती प्रथा पे जो है वो रोक लगाई 1829 के अंदर। ये हम सब पढ़ चुके हैं। तो वुमन की पोजीशन को या वुमन के अपलिफ्टमेंट को या उसके सोसाइटल स्टेटस को अपलिफ्टमेंट करने के लिए सोशल रिफॉर्मर ने एफर्ट लगाए। तो ये भी एक फैक्टर था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म के इमरजेंस होने का। देन यहाँ पे मेन फैक्टर दैट इज द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड। बिकॉज ऑफ दिस एजुकेशन यहाँ पे अवेयरनेस इंक्रीज होती है रिगार्डिंग द होल वर्ल्ड।
From the late 19th century, a number of European and Indian scholars started the study of ancient India's history, philosophy, science, and religion and literature. तो वही चीज़ यहाँ पे वापस की जो कॉलोनियल टाइम पे जो सोशल या फिर वी कैन से रिलीजियस बैकवर्डनेस हमको दिखाई गई कि इंडियन सोसाइटी जो है वो रिलीजियसली या हिस्टोरिकली या फिलोसफिकली जो है वो बैकवर्ड इन नेचर है। तो इस तरह की भ्रांति कब टूटी? जब एजुकेशन का स्प्रेड होता है, एजुकेशन का इंट्रोडक्शन किया जाता है इंडियन सोसाइटी में, और ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन जब एजुकेट होने लगते हैं तो वो यहाँ के एंशियंट हिस्ट्री को, फिलॉसफी को, साइंस एंड रिलीजन और जो रिलीजियस लिटरेचर थे उनको पढ़ते हैं। तब उनको पता चलता है कि उनका भी जो रिलीजियस टेक्सेस है, जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है और जो उनका पास्ट है वो भी प्रॉस्परस एंड रिच है। तो उनके मन में फिर अपने पास्ट के प्रति प्राउड फील होने लगता है, इस तरह की भावना उत्पन्न होने लगती है, जिसने फिर रोल प्ले किया जो मिशनरीज एक्टिविटीज थी और उनके द्वारा जो मिशन चलाए जा रहे थे, यानी कि लोगों को, इंडियन लोगों को बताया जा रहा है तुम रिलीजियसली बैकवर्ड हो और हमारा क्रिश्चियनिटी जो है वो आपसे अपग्रेडेड है इन नेचर में और एडवांस रिलीजन है, इस वजह से आप कन्वर्ट हो जाओ इनटू दी क्रिश्चियनिटी। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस जो उनकी तरफ से की जा रही थी और इंडियन आइडल्स और इंडियन जो भगवान हुआ करते थे उनको क्या बताया जाता था? मॉरली बैकवर्ड बताया जाता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड कृष्णा के बारे में वो कहते थे कि तुम्हारा तो भगवान जो है वो माखन चोर है, यानी कि चोरी करता है और वो गोपियों के संग रास लीला जैसी प्रैक्टिसेस करता है, इसका मतलब वो कैरेक्टरलेस है। इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इन क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा की जाती थी, सो दैट कि वो इंडियन रिलीजन को या इंडियन कल्चर को बैकवर्ड बता सके और अपनी क्रिश्चियनिटी का प्रोपोगेशन या प्रचार प्रसार और ज़्यादा कर सके और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके टू कन्वर्ट इनटू द क्रिश्चियनिटी। तो इस तरह के प्रैक्टिसेस को चैलेंज फिर किन के द्वारा दिया जाने लगा? इन सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर के द्वारा, बाय द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन और अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड। This growing knowledge of India's past glory provided to the Indian people a sense of pride in their civilization। वही बात कि एजुकेशन लेने के बाद, एजुकेटेड होने के बाद जब उन्होंने अपने पास्ट की स्टडी की तब उनको अपने पास्ट के ऊपर भी जो है वो प्राइड फील होने लगा, प्राउड फील होने लगा, बिकॉज इस नॉलेज ने जो एजुकेशन के थ्रू उनको नॉलेज मिला तब उन्होंने जब पास्ट की स्टडी की तो इंडिया का पास्ट जो है उनको एक ग्लोरी प्रोवाइड करवाता है। तो इस ग्लोरी ने फिर सेंस ऑफ प्राइड को एमर्ज किया और उससे उनको एक सिविलाइजेशन के अंदर जो बैकवर्डनेस की भावना थी उनके मन में उनको उसको दूर किया, यानी कि अब उनके मन में भी अपने रिलीजन के प्रति जो है वो रिस्पेक्ट की भावना ने जन्म लेना शुरू किया, जो कि उनके मन में क्रिश्चियनिटी की तरफ हुआ करती थी कि नहीं, क्रिश्चियनिटी जो है वो हमसे एडवांस है हर मायने में, बिकॉज वो किसी इंडिविजुअल पीपल को या इंडिविजुअल की थॉट्स को रिस्पेक्ट करती है, उसके सोशियो रिलीजियस या इकोनॉमिक इक्वालिटी को सपोर्ट करती है, फ्रेटर्निटी पे बिलीव करती है, जस्टिस जैसे सिस्टम पे बिलीव करती है। इसका मतलब जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमसे ज़्यादा एडवांस है और अपग्रेडेड है। तो इस तरह का सेंस इंडियन के मन में आ चुका था बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल रूल। लेकिन इस एजुकेशन की स्प्रेड से फिर धीरे धीरे फिर वो अदर वर्ल्ड्स के टच में भी आए तब और उन्होंने जब इंडियन पास्ट की स्टडी की तो उनको भी फिर ये प्राइड होने लगा, इनको प्राउड होने लगा कि देयर कल्चर वॉज ऑल्सो वेरी prosperous and rich, and sense of pride they also can feel. It also helped the reformers in their work of religious and social reform for their struggle against all type of inhuman practices and superstitions etc. और इस एजुकेशन ने फिर सुपरस्टिशियस जैसे या अंधविश्वास जैसे प्रैक्टिसेस है या इनह्यूमन प्रैक्टिसेस है, इनह्यूमन प्रैक्टिसेस जैसे कैसे जो सुपरस्टिशियंस हुआ करते थे उनके अंदर नर बलि जैसी, ह्यूमन सेक्रीफाइस जैसी चीजें जो है ये ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट हुआ करते थे।
या फिर जादू टोना टोटका इन तरह की चीज़ों पे उनका ज़्यादा बिलीव हुआ करता था। यानी कि हर किसी इवेंट का वो लोग किस तरह से उसका डिस्क्रिप्शन करते थे, बस इन ह्यूमन जो एलिमेंट्स होते उनके ऊपर। यानी अगर नेचुरल क्लेमिटी की वजह से अगर अकाल पड़ा है तो उनका भी वो किस तरह से डिस्क्रिप्शन देते थे कि ये किसी देवी देवता का प्रकोप है, या किसी तरह का जो है हमसे कोई पाप हो गया है, या हमसे कोई कमी रह गई है उनकी सेवा में। तो इस तरह की जस्टिफिकेशन दिया करते थे। यानी कि रैशनलिज्म की बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमी थी थॉट्स के अंदर। रैशनलिज्म का मतलब है हर चीज़ के अंदर रीज़न ढूंढना, कारण ढूंढना किसी चीज़ का। अगर नेचुरल क्लेमिटी अकर्स हुई है तो उसका कारण क्या है, तो इस तरह की प्रैक्टिसेस कही जाती है रैशनलिज्म। तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म ने रैशनलिज्म की भावना को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के प्रोपोगेट किया था और उसको एक्सेप्ट भी किया था। तो अपने आइडिया और थॉट्स के अंदर उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है रैशनलिज्म और ह्यूमैनिज्म मानवता, इन दो तत्वों को सबसे प्राइमरीली रखा था। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, अगर आप जितने भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म देखोगे उसके अंदर मेन चीज है रैशनलिज्म एंड सेकंड इज ह्यूमैनिज्म। तो यहाँ पे सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स ने बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ एजुकेशन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करवाया। उस तरफ भी एजुकेशन के स्प्रेड के ऊपर या एजुकेशन के डेवलपमेंट को लेके सरकार से मिलके बहुत ज़्यादा एफर्ट किए और जगह जगह पे उन्होंने स्कूल्स कॉलेज वगैरह ओपन किए, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन सोसाइटी के लोग जो है वो एजुकेट हो सके और उनमें से ये सुपरस्टिशियस जैसी या इनह्यूमन प्रैक्टिसेस को धीरे धीरे फिर इरेडिकेट किया जा सके। देखो ये सारी चीजें जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स को भी पता थी कि एकदम से तो होना बहुत मुश्किल है। तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म जो है वो रेडिकल इन नेचर नहीं था। रेडिकल का मतलब तुरंत प्रभाव से हर कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस कर देना। वो बिलीव करते थे ग्रेजुअल चेंजेस पे। ग्रेजुअल चेंजेस पे उनका बिलीव था, यानी कि धीरे धीरे जो सोसाइटी के अंदर सोशल एविल्स है उनको इरेडिकेट किया जाएगा बाय द मीन ऑफ एजुकेशन एंड इरेडिकेशन ऑफ एविल प्रैक्टिसेस, इनह्यूमन प्रैक्टिसेस और सुपरस्टिशंस को धीरे धीरे इरेडिकेट किया जाएगा सोसाइटी से बाय ग्रेजुअल चेंजेस। ठीक है, तो इसलिए सोशल रिलीजियस रिफॉर्म जो है वो रेडिकल इन नेचर नहीं था। बिकॉज आप किसी के बिलीफ सिस्टम को अगर एकदम से चैलेंज करो तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर सोसाइटी में उस समय जो इंडियन सोसाइटी की जो कंडीशन थी, जैसे कि ये इनह्यूमन प्रैक्टिसेस थी, सुपरस्टिशंस जैसी चीजें थी, उसको अगर आप डायरेक्टली चैलेंज करो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, साइंस इस चीज को नहीं मानती है, तो पहले तो उनको समझना भी तो पड़ेगा कि साइंस होती क्या है। तो साइंस क्या होती है उसको समझाने के लिए उनके अंदर क्या उनको जरूरत होगी, एजुकेशन की। तो एजुकेशन के माध्यम से उनको समझाया जा सकता है कि साइंस क्या है, एंड देन धीरे धीरे साइंस के माध्यम से क्या चीजें डेवलप की जा सकती है उनके अंदर रैशनलिज्म की भावना, यानी कि हर चीज के कारण को ढूंढने की, क्वेश्चन मार्क करने की जो प्रैक्टिस है वो उनके मन में डेवलप की जा सकती है। लेकिन अगर किसी के बिलीफ सिस्टम को आप डायरेक्ट जाके आप ये कह दो, चैलेंज कर दो कि नहीं ऐसी कोई चीज नहीं होती, आप सब गलत चीजें धारणा बनाए रखे हो, तो वो फिर आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। और डायरेक्ट हो सकता है कि वो आपके अगेंस्ट हो जाए, या फिर आपके अगेंस्ट वो वायलेंट भी हो जाए, वायलेंस का भी यूज ले आपको यहाँ पे सप्रेस करने के लिए, बिकॉज आप उसके बिलीफ सिस्टम को एकदम से चैलेंज कर रहे हो। अदरवाइज अगर ग्रेजुअल चेंजेस करते हो तो वो उस चेंजेस को धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगता है, उसके मन में धीरे धीरे रैशनलिज्म की भावना उत्पन्न होने लगती है और वो भी फिर इन चीजों को अपने लाइफस्टाइल में इनकलकेट कर लेता है, इन ग्रेजुअल चेंजेस को। तो इस वजह से हम यहाँ पे देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर है उनको थ्रेट्स भी मिली थी बाय द रेडिकल पीपल। ये जो ट्रेडिशनलिस्ट थे, जो पुराने ट्रेडिशन को ही एज इट इज प्रिजर्व करके रखना चाहते थे और उसको ही आगे बढ़ाना चाहते थे, चाहे उनके अंदर कितने भी ज्यादा सोशल एविल्स या सोशल एंटी सोशल एलिमेंट्स हो, उनको उनसे मतलब नहीं था, बस जो उनका ट्रेडिशन था बस वो उनको ही फॉलो करना चाहते थे। तो उन ट्रेडिशनलिस्ट लोगों के द्वारा
इन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर जैसे राजा राम मोहन राय है, ईश्वरचंद विद्यासागर है, दयानंद सरस्वती जैसे लोगों को लाइफ थ्रेट भी मिले थे फ्रॉम दीज ट्रेडिशनलिस्ट। तो इस वजह से सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर थे वो, उन्होंने हमेशा ग्रेजुअल चेंजेस के ऊपर फोर्स किया, ना कि रेडिकल चेंजेस के ऊपर। ऐसा नहीं कि डर के मारे उन्होंने इन ग्रेजुअल चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज दे नो कि इंडियन सोसाइटी का माइंडसेट अब इतना डेवलप नहीं है कि वो एकदम से ये चेंजेस जो है वो एक्सेप्ट कर ले। उनको धीरे धीरे एजुकेशन दी जाएगी, उनको उस वातावरण में ढाला जाएगा सो दैट कि वो खुद ही सेल्फ कॉन्शियसनेस से और सेल्फ क्यूरीज से ये चीजें समझे और अपने जीवन में उसको इनकलकेट करे, और जो सोशल प्रैक्टिसेस है, जो इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस है, उनको खुद ही स्वयं से ही त्याग दे। नेक्स्ट यहाँ पे फैक्टर आता है अवेयरनेस ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। अब जब लोग यहाँ पे एजुकेटेड होने लगे तो वो फिर बाहर के जो आउटसाइड वर्ल्ड है उससे भी कांटेक्ट में आने लगे, आइडिया शेयर करने लगे यहाँ पे। तो यहाँ पे उनको धीरे धीरे पता चलता है कि ब्रिटेन के अंदर क्या सिस्टम है, अफ्रीका के अंदर क्या सिस्टम चल रहा है, बिकॉज सब जगह से अब कनेक्शन स्टेब्लिश होने लगा थ्रू द प्रेस, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। और इस समय नेशनलिज्म की भावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, जिसके कारण लोग जो है वो आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट होने लगे थे। और इंडिया के अंदर अब एजुकेशन जो है वो भी बढ़ रही थी, धीरे धीरे एजुकेशन जो है वो एक वाइडर लेवल पे पेनिट्रेट कर रही थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट होने लगे और वो बाहर जाके भी पढ़ने लगे थे, जैसे लंदन वगैरह जा रहे थे। तो वहाँ की सोसाइटी को भी वो चीज़ें देख रहे थे, और वहाँ पे जिस तरह का सिस्टम था, जैसे कि फ्रेटर्निटी का या फिर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी का, यहाँ पे लिबर्टी जैसी चीज़ें, जस्टिस जैसी चीज़ें जो वहाँ पे डोमिनेट करती थी उस सोसाइटी को, तो उस तरह के जो प्रोग्रेसिव माइंड थॉट्स थे उनको इन्होंने फिर इंडियन सोसाइटी के अंदर भी इंट्रोड्यूस करने का सोचा। और फिर जब वो भारत में आए तो इस चीज़ पे उन्होंने वर्क भी किया। तो इस तरह से आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्शन होने की वजह से, बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई। ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ 19th century, द राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी also found expression in movement to reform and democratize the social institution and religious outlook of the Indian people। अब यहाँ पे लोग एजुकेट हुए तो जो सेल्फ रूल की डिमांड करने लगे, बिकॉज उन्होंने लंदन के अंदर जो सिस्टम देखा, ब्रिटेन में जाकर जो सिस्टम देखा, वेरियस वर्ल्ड के जो फिलोसफर थिंकर्स है उनके वर्क्स जब उन्होंने जो उनके जो जर्नल्स होते थे उनको पढ़ने के बाद उनके मन में जो ये कॉन्शियसनेस जागी सेल्फ रूल की, सेल्फ रिलायंस की, इन सारी चीज़ों की वजह से फिर वो यहाँ पे नेशनलिज्म इंडिया में ग्रोथ करता है और डेमोक्रेसी का प्रादुर्भाव इंडिया में होता है, विच फाउंड एक्सप्रेशन इन दी मूवमेंट टू रिफॉर्म एंड डेमोक्रेटाइज द सोशल इंस्टीट्यूशन। अब जो सोशल इंस्टीट्यूशन थे इंडिया के अंदर उनको डेमोक्रेटाइज करने की जरूरत है और उनके अंदर रिफॉर्म करने की जरूरत फिर होने लगी। Factors such as growth of nationalist sentiments, emergence of new economic forces, spread of education, impact of modern Western ideas and culture, and increased awareness of the world strengthen the resolve to reform। ठीक है, ये सारे फैक्टर जो थे उन्होंने रोल प्ले किया into the reform। तो these were the main factor which played role in the emergence of socio-religious reform in India। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एक वन बाय वन करके सारे रिलीजियस रिफॉर्म। तो मेजर सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूं कि देखो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो है वो होते हैं मुस्लिम्स के अमंग द मुस्लिम्स, अमंग द हिंदूज, अमंग द सिख कम्युनिटी एंड पारसी कम्युनिटी। तो इन चार जो कम्युनिटीज है इनके बीच में ये सोशो रिलीजियस रिफॉर्म होता है। मुस्लिम लोगों के अलग होते हैं जो हमने लास्ट सेशन में कवर कर लिए हैं सारे। अलीगढ़ मूवमेंट है, फरारजी मूवमेंट है, देवबंद मूवमेंट है। कुछ रिवाइवलिस्ट इन नेचर थे और कुछ रिफॉर्मिस्ट इन नेचर थे। रिफॉर्मिस्ट नेचर के अंदर एक ही था यहाँ पे, वो था अलीगढ़ मूवमेंट। मुस्लिम्स के अंदर बाकी सारे जो मूवमेंट थे वो रिवाइवलिस्ट इन नेचर थे और रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट जो थे वो थे खाली अलीगढ़ मूवमेंट, जो सैयद अहमद खान के द्वारा
इंट्रोड्यूस किया गया था इन इंडिया में। तो ऐसे के ऐसे हिंदूज के अमंग्स भी हुए जो इस सेशन के अंदर हम कवर करेंगे, और सिख एंड पारसीज के जो है वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करेंगे। तो यहाँ पे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म जो है वो बेसिकली दो नेचर के होंगे, दैट इज द रिवाइवलिस्ट इन नेचर एंड रिफॉर्मिस्ट इन नेचर। रिवाइवलिस्ट नेचर जो होगा वो पास्ट को ग्लोरीफाई करेगा, यहाँ पे जो भी पास्ट के अंदर जो सिस्टम प्रिवेल्ड हुआ करता था, जो सोशियो रिलीजियस स्ट्रक्चर हुआ करता था, वो उसको ग्लोरीफाई करेगा। तो पास्ट की ग्लोरिफिकेशन अगर आपको, या पास्ट की चीजों की ग्लोरिफिकेशन आपको जहां पे भी होता दिखे, वो समझ लेना कि वो जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म है वो रिवाइवलिस्ट इन नेचर है। रिफॉर्मिस्ट नेचर के अंदर जितनी भी प्रोग्रेसिव आइडिया होंगे मोस्टली जो होंगे वो रैशनलिज्म की तरफ झुके हुए होंगे, यानी कि मॉडर्न साइंस को ज्यादा प्रमोट करने की बात करेंगे। मॉडर्न साइंस है, एजुकेशन है, वेस्टर्न कल्चर के जो पॉजिटिव पार्ट्स है, वेस्टर्न कल्चर के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है उनको यहाँ पे ये इनकलकेट करने की बात करेंगे, और टोटली जो पास्ट की चीजें हैं उनको ये यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे। पास्ट से इनको कोई भी लेना देना नहीं है, जो फ्यूचर वो डिपेंड करेगा वो किस पे, मॉडर्न साइंस, एजुकेशन और वेस्टर्न कल्चर के वो एस्पेक्ट जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जैसे लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ऐसी चीजों का ये इनकलकेशन करने पे जोर डालेंगे। तो ये रिवाइवलिस्ट एंड रिफॉर्मिस्ट दो नेचर के होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं हम सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जो है उसकी स्टैब्लिशमेंट राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी इन 1828। 1828 में तो ब्रह्म समाज की स्थापना है। उसी के साथ हमें पता है 1829 में क्या हो गया था, विलियम बेंटिक के साथ मिलकर राजा राममोहन राय ने सती प्रथा पर रोक लगवा दी थी बाय मेकिंग लेजिस्लेशन विच वॉज लेटर रिमेन्ड एज ब्रह्म समाज। तो फर्स्ट इन्होंने जो एस्टेब्लिशमेंट ब्रह्म समाज की थी वो ब्रह्म सभा के नाम से की थी इन 1828, जो बाद में उसका नेम चेंज होके क्या बन गया, ब्रह्म समाज। Its chief aim was the worship of the eternal God. It was against priesthood, rituals and sacrifices. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ भगवान की आराधना के ऊपर या भगवान की पूजा के ऊपर जोर दिया, और किसी भी तरह का जो जिसके अंदर डिपेंडेंसी ऑन प्रीस्ट है, यानी पुजारी के ऊपर डिपेंडेंसी है, यानी आपको अगर भगवान की तक पहुंचना है तो आपको किसके जरिए जाना पड़ेगा, पुजारी के थ्रू ही जाना पड़ेगा, या इस तरह की जो प्रैक्टिसेस थी और जो रिचुअल्स हुआ करते थे जैसे यज्ञ वगैरह, इन चीज़ों का सैक्रिफाइसेस जैसे कि बलि वगैरह का प्रोविजन था, उनको इन्होंने कंप्लीटली यहाँ पे अपोजिशन किया, इस चीज़ों का अपोज किया, और सिर्फ सुप्रीम बीइंग जो है, इटर्नल गॉड जो है, उसकी वर्शिप के ऊपर इन्होंने फोकस किया। ठीक है, इट फोकस्ड ऑन प्रेयर्स, मेडिटेशन एंड रीडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स। इट बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, यानी कि रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म, रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म, यूनिवर्सलिज्म जो रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म है इनके ऊपर जोर दिया, यानी कि सारे धर्म जो है वो एक है, यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, सारे धर्म एक है, कोई अलग अलग नहीं है, और मेन फोकस है प्रेयर। अगर आपको गॉड को प्राप्त करना है, मोक्ष वगैरह जैसी चीजें प्राप्त करनी है, तो उसका सीधा सा रास्ता है, दैट इज प्रेयर, मेडिटेशन एंड रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स यहाँ पे जो है रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है, जैसे वेदास वगैरह है, उपनिषद वगैरह है, इन चीजों के ऊपर, इनकी रीडिंग के ऊपर इन्होंने जोर दिया। It was first intellectual reform movement in modern India. तो ब्रह्म समाज जो है we can say कि it is a pioneer of all religious reform movement. और राजा राम मोहन राय जो थे वो खुद एक पायोनियर थे ऑफ एवरी काइंड, यानी कि हम कह दे अगर जर्नलिज्म के अंदर अगर कोई पायोनियर था इंडिया के अंदर तो वो राजा राम मोहन राय थे। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के अंदर के पायोनियर वो भी राजा राम मोहन राय थे। इंटरनेशनलिज्म के अंदर पायोनियर वो भी राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया इन द फील्ड ऑफ एवरीथिंग, लाइक सोशल ले लो, रिलीजियस ले लो, पॉलिटिकल ले लो,
सारे फील्ड के अंदर इनकी जो ये पायोनियरशिप जो थी वो रोल प्ले करती है, एक मेजर रोल प्ले करती है। तो ये ब्रह्म समाज जो है ये फर्स्ट इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म मूवमेंट था इंडिया, मॉडर्न इंडिया का, एंड इट लेड टू द एमर्जेंस ऑफ रैशनलिज्म एंड एनलाइटनमेंट इन इंडिया विच इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टू नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो मैंने यहाँ पे कहा कि जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, इन्होंने एक सीड ग्रो किया था या एक बीज को बोया था जिसने बड़ा रूप लिया इन द फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, या नेशनलिस्ट की भावना को जगाने में और एंटी कॉलोनियलिज्म की भावना को बढ़ाने में, एंटी कॉलोनियल भावना को बढ़ाने में और नेशनलिस्ट भावना को ग्रो करने के अंदर किसी ने रोल प्ले किया है तो वो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स है। और उसके अंदर फर्स्ट कौन रहता है? राजा राम मोहन राय के द्वारा जो ब्रह्म समाज है वो पायोनियर की तरफ वर्क करता है। तो ब्रह्म समाज जो है वो मॉडर्न इंडिया का फर्स्ट इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म मूवमेंट है जिसने कि रैशनलिज्म को एमर्ज किया और एनलाइटनमेंट किया लोगों का, इंडियन सोसाइटी का, जिसने कंट्रीब्यूशन किया इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर। रैशनलिज्म, वही रैशनलिज्म का मतलब क्या होता है? रीजन फाइंड करना, किसी चीज के होने का रीजन। और रीजन आप कब फाइंड करते हो? बाय द मेकिंग क्वेश्चंस और आस्किंग क्वेश्चंस। अपनी क्यूरीज को पूछकर आप उस रीजन को फाइंड आउट करते हैं, इसके होने का क्या कारण है। तो ये होती है रैशनलिज्म की भावना, यानी क्या सही है क्या गलत है वो आप अपनी खुद की कॉन्शियसनेस से या खुद के सेल्फ नॉलेज से आप प्रेडिक्ट करते हो कि दैट इज राइट एंड दैट इज रॉन्ग। इट वॉज फोर रनर ऑफ ऑल सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया। फोर रनर का मतलब सबसे फर्स्ट जो पायोनियर के रूप में है, या यानी कि अगुवाई करने वाला, जो फर्स्ट अगुवाई करने वाला था वो राजा राम मोहन राय द्वारा इस्टेब्लिश ब्रह्म समाज ही था। उसके बाद के जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थे वो इनकी तर्ज पे या इनसे सीख लेके ही आगे डेवलपमेंट होते हैं। इट स्प्लिट इनटू टू इन 1866, नेमली ब्रह्म समाज इंडिया लेड बाय केशव चंद्र सेन एंड आदि ब्रह्म समाज लेड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर। अब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो शुरू हुआ था वो राजा राम मोहन राय के लीडरशिप में होता है इन 1828 ब्रह्म सभा के रूप में, फिर उसका नेम चेंज होकर ब्रह्म समाज हो जाता है। लेकिन 1866 आते आते यहाँ पे इसके अंदर स्प्लिट हो जाता है और ये दो भागों में बट जाता है। फर्स्ट भाग है इसका ब्रह्म समाज इंडिया जो केशव चंद्र सेन के द्वारा उसकी लीडरशिप की जाती है, और सेकंड होता है आदि ब्रह्म समाज जिसकी लीडरशिप होती है देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में। और यहाँ पे इस तरह का स्प्लिट क्यों होता है? बिकॉज केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर के भाई है ये यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखते हैं प्रोमिनेंट लीडर ब्रह्म समाज के से जुड़े हुए। दैट फर्स्ट आते हैं यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर, हेडेड तत्वबोधिनी सभा इन 1839। ये तत्वबोधिनी सभा के भी हेड होते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, और यहाँ पे आदि ब्रह्म समाज को भी ये लेड करते हैं। विच अलॉन्ग विद इट्स ऑर्गन तत्वबोधिनी पत्रिका, और तत्वबोधिनी पत्रिका नाम से इनका एक जर्नल निकलता है, जर्नल होता है तत्वबोधिनी सभा के आइडियोलॉजी वगैरह प्रोपोगेशन के लिए इन बंगाली लैंग्वेज। Was devoted to systematic study of India's past with a rational outlook and to propagation of Ram Mohan Ray's ideas। तो ये तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किस लिए किया जाता है, पब्लिशिंग किस लिए की जाती है? तत्वबोधिनी पत्रिका के अंदर ये डिवोटेड थी सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडियाज पास्ट, यानी इंडिया के पास्ट की सिस्टमैटिक स्टडी के लिए, और विद द रैशनल आउटलुक, यानी कि पास्ट की स्टडी तो होगी लेकिन उसके पूरे के पूरे कंटेंट को या इंडिया के पास से पूरी की पूरी सीख नहीं लेनी है, उन चीजों की सीख लेनी है जो रैशनल रूप से खरे उतरते हैं, यानी कि जिनका रीजन आप ढूंढते हो, यानी क्या सही है क्या गलत जैसी फीलिंग के साथ अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो वो आपके लाइफ के अंदर इनकलकेट करेगा इन द राइट फॉर्म। तो पास्ट की स्टडी करनी है लेकिन रैशनल आउटलुक के साथ।
एंड द प्रोपोगेशन ऑफ राजा राम मोहन राय आइडिया, और राजा राम मोहन राय के आइडियाज को प्रोपोगेट यानी प्रचार प्रसार करने के लिए इस तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया। नेक्स्ट यहाँ पे केशव चंद्र सेन, पंडित शिवांत शास्त्री एंड रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर इनके भाई भी इनसे जुड़े हुए थे, और रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ वाज एसोसिएटेड विद ब्रह्म समाज। Ram Mohan Rai progressive ideas met with strong opposition from orthodox elements like Raja Radhakant Dev, who organized Dharma Sabha to counter Brahma Samaj propaganda। मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बताया कि जो ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर थे, इनको ऑर्थोडॉक्स जो थे, ट्रेडिशनलिस्ट जो लोग थे, जो पहले के सिस्टम के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं चाहते थे, यानी जो प्रेजेंट था इंडिया के अंदर जिस तरह का सोशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट था वो उसको ही आगे बढ़ाना चाहते थे, उस तरह के लोगों को ट्रेडिशनलिस्ट कहा जाता है। तो उन ट्रेडिशनलिस्ट लोगों के द्वारा या ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स के द्वारा राजा राम मोहन राय को भी जो है सीरियस ऑपोजिशन देखने को मिलता है। इसके बावजूद भी राजा राम मोहन राय जो है अपना कार्य आगे बढ़ाते रहते हैं और वेरियस सोशल डेवलपमेंट ये इंडियन सोसाइटी में करते हैं बाय देयर वर्क। तो यहाँ पे मेन इनके ऑपोजिशन में जो थे वो थे राजा राधाकांत देव, ये भी राजा, और राजा राम मोहन राय खुद राजा के टाइटल से, यानी कि रिच फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। तो राजा राधाकांत देव जो थे वो ऑर्थोडॉक्स इन नेचर थे, एंड इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फेस प्रोवाइड किया राजा राम मोहन राय को बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ धर्म सभा। और धर्म सभा का क्या काम था? ब्रह्म समाज के प्रोपोगेंडा को काउंटर करना। नेक्स्ट यहाँ पे आता है प्रार्थना समाज। A theistic society formed under the leadership of Dr. Atmarao Pandurang in 1876 in Bombay and developed under the influence of Brahma Samaj। सेम ब्रह्म समाज की जो आइडियोलॉजी है उसको ये फॉलो करता था प्रार्थना समाज, और प्रार्थना समाज का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो डॉक्टर आत्माराव पांडुरंग के द्वारा 1876 में बॉम्बे रीजन के अंदर किया गया। तो ऑब्वियसली ब्रह्म समाज भी क्या कहता है? पॉलीथिज्म को अपोज करता है। पॉलीथिज्म यानी अनेक देवताओं की वर्शिप को ये भी अपोज करता है, ओनली वन गॉड के अंदर ये बिलीव करता है, जिसको कहते हैं थियस्टिक सोसाइटी। थियस्टिक सोसाइटी का मतलब बिलीवर इन वन गॉड। तो जो अप्रोच ब्रह्म समाज ने यहाँ पे रखी थी वैसी की वैसी अप्रोच प्रार्थना समाज के द्वारा भी यहाँ पे रखी जाती है, जो पॉलीथिज्म को यहाँ पे अपोज करते हैं, रैशनलिज्म का प्रमोशन करते हैं, और सभी ऑलमोस्ट ऑल सोशल रिलीजियस रिफॉर्म के अंदर देख लो, रैशनलिज्म, ह्यूमैनिज्म, रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म यानी एक गॉड एक धर्म, ऐसे ये जो है तत्व उनके अंदर शामिल होंगे। तो आपको बेसिकली ये तीन तत्व तो याद ही रखने हैं, रैशनलिज्म, ह्यूमैनिज्म एंड रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म। तो प्रार्थना समाज में क्या होता है आगे देखते हैं। टू प्रिंसिपल्स एम ऑफ द सोसाइटी वर रैशनल वर्शिप एंड सोशल रिफॉर्म। तो इनका दो ही एम था, एक तो रैशनल वर्शिप करनी है और सोशल रिफॉर्म्स करने हैं। इट सेव्ड इटसेल्फ फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न रैशनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। यहाँ पे ये जो प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज थे ये रैशनलिज्म तो इन नेचर थे, लेकिन कंप्लीटली वेस्टर्न रैशनलिज्म के इन्फ्लुएंस में ये लोग नहीं थे। वेस्टर्न रैशनलिज्म की जो थ्योरी है वो टोटली डिफरेंट है। सेक्युलरिज्म की वो जो थ्योरी है उनपे उनका ये है, धर्म और जो राजनीति है वो टोटली डिफरेंट दो एस्पेक्ट है, दोनों को एक दूसरे पे मर्ज नहीं किया जा सकता। लेकिन इंडिया के अंदर जो सोशल सिस्टम था उसके अंदर फर्स्ट किसको रखा जाता है? रिलीजन को रखा जाता है, धर्म को रखा जाता है, और धर्म के आधार पे जो था यहाँ पे राजनीतिक स्ट्रक्चर बना हुआ था। यानी कि अगर पुराने टाइम में अगर मोनार्की के टाइम में देखे तो क्या कहा जाता था कि राजा जो था वो हेड हुआ करता था, और राजा को जो गाइड किया जाता था वो किसके थ्रू किया जाता था? धर्म के अकॉर्डिंग। तो धर्म जो था वो राजा से प्रधान हुआ करता था इन नेचर। तो इस तरह का सोशल स्ट्रक्चर इंडिया में प्रिवेलेंट था।
तो अगर आप ब्रह्म समाज को देखें, प्रार्थना समाज को देखें, तो इन्होंने जो पुराना सोशल स्ट्रक्चर है उसको चैलेंज यहाँ पे नहीं किया है, बल्कि जो एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया है। तो जो एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर है उसको डायरेक्ट चैलेंज ना करते हुए उसके अंदर चेंजेस इंट्रोड्यूस करने की बात यहाँ पे कही गई है। रिफॉर्म तो करने हैं, चेंजेस तो लाने हैं विदाउट चेंजिंग द ओल्ड स्ट्रक्चर, यानी कि ओल्ड स्ट्रक्चर को बनाए रखना है, इतना भी उसको पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय नहीं करना है। उसके रहते हुए उसमें से जो नेगेटिव एस्पेक्ट के जो चीजें हैं उसको इरेडिकेट करके जो रिफॉर्म्स के जरिए पॉजिटिव एस्पेक्ट की जो चीजें हैं वो इसके अंदर इनकलकेट किया जाए इन द एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर। तो इस तरह की अप्रोच जो है वो प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज दोनों की यहाँ पे रहती है। और प्रार्थना समाज के मेन दो गाइडर थे या दो लीडर वी कैन से यहाँ पे, जिनके माध्यम से ये प्रार्थना समाज जो है वो ऑपरेट होता था, जिनका नाम है आर जी भंडारकर और जस्टिस एम जी रनाडे। The Samaj maintained night school for working people, a depressed classes mission for elevating the social as well as spiritual condition of the depressed classes, a ladies association for education of girls, an orphanage and founding asylum at पंढरपुर। तो समाज के द्वारा क्या क्या डेवलपमेंट किए गए, क्या क्या एफर्ट किए गए इन दी अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, दैट इज नाइट स्कूल खोले गए वर्किंग पीपल के लिए जो दिन में काम करते हैं और रात में आके अपने नाइट स्कूल के अंदर वो एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो उनको एजुकेशन करने के लिए एजुकेट करने के लिए उन्होंने नाइट स्कूल जैसी चीजें का इंट्रोडक्शन किया। और डिप्रेस्ड क्लास के सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने वेरियस मिशन चलाए जिनसे उनका सोशली और स्पिरिचुअली एलिवेशन किया जा सके। लेडीज एसोसिएशन क्रिएट किए गए जिनके थ्रू गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया, वुमेन्स के सोशल स्टेटस को और ज्यादा अपलिफ्ट किया गया। और ऑर्फनेज के लिए असाइलम्स की या वी कैन से अनाथ आश्रम जैसी चीजों अनाथ आश्रम जैसे बिल्डिंग्स का यहाँ पे डेवलपमेंट किया गया, फाउंडेशन की गई फॉर द ऑर्फनेज यानी अनाथ लोगों के लिए इन दी पंढरपुर एरिया। द 4 पॉइंट सोशल एजेंडा ऑफ प्रार्थना समाज वर्क। तो प्रार्थना समाज का 4 पॉइंट सोशल एजेंडा क्या था? डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम को ये बिलीव नहीं करते थे यहाँ पे, जो ऊंच नीच की जो भावना थी, ऊंची जाति नीची जाति, इनके आइडियोलॉजी के अंदर ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। ऑल आर इक्वल इन सोशल स्टेटस। और वुमेन एजुकेशन के ऊपर इनका फोकस था। विडो रीमैरिज को इन्होंने प्रमोट किया। रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। जो पहले चाइल्ड मैरिज हो जाया करती थी, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए इन्होंने मैरिज एज को इंक्रीज करने के लिए या राइज करने के लिए सोशल लेजिस्लेशन या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उनके साथ मिलके इन्होंने ये डेवलपमेंट किए और सोशल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए इन द इंडियन सोसाइटी। महादेव गोविंद रनाडे, MG रनाडे, MG Ranade was the founder of the Widow Remarriage Association which founded in 1861 and the Deccan Education Society। तो विडो रीमैरिज एसोसिएशन और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? MG रनाडे। He established the Pune सार्वजनिक सभा as well and to Ranade religious reform was inseparable from the social reform। उनका ये बिलीव था कि रिलीजियस रिफॉर्म जो है वो इनसेपरेबल है सोशल रिफॉर्म्स के, यानी कि अगर सोशल यानी कि रिलीजियस या रिलीजन के अंदर अगर रिफॉर्म नहीं किए जाएंगे तो सोशल रिफॉर्म जो है वो किसी काम का नहीं है, दैट इज वर्थलेस। और अगर सोशल रिफॉर्म नहीं किए गए तो रिलीजन के अंदर लाए गए रिफॉर्म जो है वो किसी भी वर्थ नहीं है। तो इस तरह की थिंकिंग थी रनाडे की। He also believed that if religious idea were rigid, there would be no success in social, economic and political sphere। तो इन्होंने क्या कहा? इनका ये बिलीव था कि अगर रिलीजियस आइडिया आपके रिजिड है यानी कि रूढ़िवादी है या कठोर है, चेंजेस को इंट्रोड्यूस करना ही नहीं चाहते हैं, तो वो किसी भी तरह से आपको किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, किसी भी स्फीयर के अंदर आपको सक्सेस नहीं दिला सकते।
इस वजह से रिलीजियस आइडियाज को लिबरल होना बहुत जरूरी है, सो दैट कि वो ग्रेजुअल चेंजेस को या न्यू चेंजेस को या प्रोग्रेसिव आइडियाज को अपने अंदर इनकलकेट कर पाए या इंडल्ज कर पाए। Although Pratna Samaj was powerfully influenced by the ideas of Brahma Samaj, it did not insist upon a rigid exclusion of idol worship and a definite break from the caste system. तो यहाँ पे हालांकि ये प्रार्थना समाज जो था वो ब्रह्म समाज से पावरफुली इन्फ्लुएंस था, लेकिन इसने आइडल वर्शिप यानी कि जो मूर्ति पूजा होती है उसका कंप्लीट एक्सक्लूजन या रिजिडली एक्सक्लूजन कभी भी नहीं जोर दिया इस चीज के ऊपर कि आइडल वर्शिप या मूर्ति पूजा का पूर्ण रूप से बहिष्कार इन्होंने नहीं किया, और कास्ट सिस्टम का भी इन्होंने डेफिनेट ब्रेक या कास्ट सिस्टम का डेफिनेट विरोध इन्होंने नहीं किया। यहाँ पे सारी चीजें प्रिवेल्ड होती रही, लेकिन धीरे धीरे इनके अंदर इन्होंने जैसे ग्रेजुएट चेंजेस जो थे वो अपने वर्क के द्वारा इंट्रोड्यूस किए, लोगों के अंदर ऐसी कॉन्साइंस डेवलप की, ऐसा विवेक डेवलप किया कि वो इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। तो ब्रह्म समाज हमने अभी पढ़ा, तो उसके अंदर हमें कौन सा नेचर दिया, रिवाइवलिस्ट या रिफॉर्मिस्ट, रिवाइवलिस्ट नेचर का था, बिकॉज उसने किस पे फोकस किया है, जो स्क्रिप्चर्स है उनकी रीडिंग के ऊपर, मेडिटेशन, प्रेयर, ऐसी चीजों का उन्होंने वहां पे एक्सेप्टेंस किया है। तो वो थोड़ा सा रिवाइवलिस्ट इन नेचर है, पास्ट को ग्लोरीफाई करते हैं। पास्ट को ग्लोरीफाई करने का मतलब ये नहीं है कि कंप्लीटली पास्ट में जो है बहुत ज्यादा एविल्स है, ऐसी चीजें नहीं है। एविल्स सब जगह होते हैं, चाहे अगर आप प्रेजेंट सिस्टम के अंदर देखो तो वहां पे भी कुछ ना कुछ एविल्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन पास्ट के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी ऐसी फिलोसफीज है, जैसे बुद्धिज्म देख लो, जैनिज्म देख लो, इनसे बहुत ज्यादा हमें सीख लेने को मिलती है इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो। इस वजह से यूपीएससी का यहाँ पे फेवरेट क्वेश्चन बनता है बुद्धिज्म के, कि बुद्धिज्म की जो शिक्षाएं थी वो आज के टाइम पे कैसे रिलेवेंट है, एलुसिडेट या क्रिटिकली एग्जामिन, ऐसी चीजें जो आज भी पूछी जाती है। यानी कि जो प्राचीन फिलॉसफी है, प्राचीन जो एंशियंट टाइम की फिलॉसफी है, एंशियंट हिस्ट्री है, उनसे भी बहुत ज्यादा चीजें हमें सीख लेने को मिलती है। अगर हम यहाँ पे देखें कि मॉडर्न टाइम की टाउनशिप भी फेल हो जाती है इन फ्रंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर उस समय इतने सालों पहले, 250 साल पहले, सॉरी 2500 ईयर्स पहले भी इतनी प्लान्ड अगर टाउनशिप हमें देखने को मिलती है तो ये हमारे लिए एक गौरव की बात होती है और उनसे सीख लेने की बात होती है। तो ये सारी चीजें हैं कि भाई पास्ट का ग्लोरिफिकेशन करना है विद देयर पॉजिटिव एस्पेक्ट, यहाँ पे ये दिमाग में रखना। आप अगर मैं ये कह रही हूँ कि पास्ट का ग्लोरिफिकेशन, तो ऐसा मत सोचना कि पास्ट के अंदर तो बहुत सारे एविल्स थे उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये रिवाइवलिस्ट इन नेचर। रिवाइवलिस्ट नेचर होना बुरी बात नहीं है, आप किस चीज को ग्लोरीफाई कर रहे हो वो डिपेंड करता है। रिवाइवलिस्ट इन नेचर है, लेकिन आप पास्ट को ही ग्लोरीफाई कर रहे हो, लेकिन उसके किस एस्पेक्ट को, पॉजिटिव एस्पेक्ट को या नेगेटिव एस्पेक्ट को। अब अगर हम यहाँ पे वो मुस्लिम सोशल रिफॉर्म्स देखे जिसके अंदर उन्होंने रिलीजियस रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे फेरारजी मूवमेंट है, उन्होंने वहां पे जिहाद जैसी चीजों का इंट्रोडक्शन किया था, है ना। और जो मुगल टाइम या जो सेंट्रल एशिया के अंदर जो इस्लाम था उसको वापस यहाँ पे इंडिया में इस्टेब्लिश करने जैसी चीजें की थी, जिसके अंदर शरिया कानून वगैरह जिसको प्राथमिकता दी गई थी, जो कम्प्लीटली वुमेन के इमेंसिपेशन को नेग्लेक्ट करती है। यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें अगर आप वहां से रिवाइव करते हो तो ऑब्वियसली आप नेगेटिव एस्पेक्ट को रिवाइव करते हो। तो डिपेंड इट्स कौन से आप पास्ट के कौन से एस्पेक्ट को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हो। तो बिकॉज इंडिया के अंदर हम देखते हैं तो जो हमारे सोशो रिलीजियस रिफॉर्म अमंग्स हिंदूज है वो मोस्टली पॉजिटिव एस्पेक्ट को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, अगर वो रिवाइवलिस्ट इन नेचर है। तो अगर वो कहते हैं कि बैक टू वेदास, यानी वेदों को आप प्राथमिकता दो या उसकी जो ज्ञान है, उसकी शिक्षाएं हैं, उसको अपने जीवन में इनकलकेट करो, तो वो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को इनकलकेट करने की बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे सत्यशोधक समाज आ जाता है। इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। अ पावरफुल मूवमेंट अगेंस्ट द अपर कास्ट
डोमिनेशन एंड ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। तो ये सत्यशोधक समाज जो है वो किसके अगेंस्ट था? अपर कास्ट के डोमिनेशन, यानी अपर कास्ट की जो एट्रोसिटी थी लोअर कास्ट के ऊपर, या उसका जो डोमिनेंस कैरेक्टर था इंडियन सोसाइटी के अंदर, उसके अगेंस्ट थी। और ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी के अगेंस्ट ये ज्योतिबा फुले द्वारा मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले, वो भी एक सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर की का रोल प्ले करती है अलोंग विद द ज्योतिबा फुले। सावित्रीबाई फुले ने भी गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट किए थे। तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों ही जो थे वो सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर थे। ही फाउंडेड द सत्यशोधक समाज, यानी कि ट्रुथ सीकर सोसाइटी। सत्यशोधक का मतलब ट्रुथ सीकर यानी सत्य की खोज करने वाला। इन 1873 के अंदर ये सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। मेन एम ऑफ द मूवमेंट वाज यवर सोशल सर्विस और स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग द वुमेन एंड लोअर कास्ट। तो इनका मेन टारगेट क्या था? एक तो सोशल सर्विसेज थी। सोशल सर्विसेज यानी गरीबों की मदद करना, ऑर्फनेज लोगों की मदद करना, जो विधवाएं हैं, विडोज है, चाइल्ड विडो है वगैरह, उनके सोशल स्टेटस की अपलिफ्टमेंट करना या उनके लाइफस्टाइल की अपलिफ्टमेंट करने की तरफ वर्क करना। तो इस तरह की सोशल सर्विसेज इनके द्वारा की गई थी। और इनके द्वारा मेन फोकस था स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग द मेन, एक तो वुमेन और कास्ट लोअर कास्ट पीपल। तो जो निम्न जाति के लोग थे उनके अंदर एजुकेशन का स्प्रेड करना और उनको ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करने का काम जो है ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया। वुमेन के एजुकेशन के अंदर सावित्रीबाई फुले का नाम बहुत ही गौरव से लिया जाता है। इनके एफर्ट नगण्य है। ज्योतिबा फुले's works that is सार्वजनिक सत्य धर्म एंड गुलामगिरी बिकम सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द कॉमन मासेस। तो ये इनके कुछ जर्नल है या वी कैन से कुछ इनके वर्क है जिनके द्वारा जो कॉमन मासेस है वो एस्पिरेशन ले सकता है फॉर द सोशल सर्विसेज, दैट इज सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी। तो आप ज्योतिबा फुले के द्वारा जो काम किया गया उसको याद रखना, क्या है? सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी। फुले यूज द सिंबल ऑफ राजा बलि एज अपोज टू द ब्राह्मण सिंबल ऑफ राम। इन्होंने राजा बलि जो थे उनको एज अ सिंबल के रूप में यूज करना शुरू किया। जो ब्राह्मण लोगों का जो सिंबल था राम का, उसके अगेंस्ट, उसको अपोज करने के लिए इन्होंने राजा बलि का सिंबल लिया। यानी कि कुल मिला के ब्राह्मण समाज को ये अपोज करना चाहते थे, उनकी सुप्रीमेसी को ये चैलेंज करना चाहते थे। तो यहाँ पे ब्राह्मण किनको, अगर राम को पूजते थे तो इन्होंने कहा कि हम राजा बलि को पूजेंगे। राजा बलि जो उनका डिसेंडेंट है वो तो राक्षस कुल का था, लेकिन उनका नेचर कैसा था? फिलैंथ्रोपिस्ट था, परोपकारी था। इस वजह से राजा बलि को एज ए इन्होंने सिंबल के रूप में यूज किया। राजा बलि प्रहलाद के पुत्र और राजा हिरण्याक्ष के हिरण्याक्ष के पोते राजा बलि, तो वो यहाँ पे राजा बलि। He aimed at complete abolition of the caste system and socio-economic inequalities. इन्होंने किन चीज का एम रखा? के एक तो क्या करना है? कंप्लीट अबोल्यूशन करना है कास्ट सिस्टम का, और सोशल इकोनॉमिक जो इनइक्वलिटी है, यानी कि सोशल इनइक्वलिटीज, यानी कि अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच का ये गैप। इकोनॉमिक इनइक्वलिटी यानी अपर क्लास जो है वो रिच फैमिली से बिलोंग करती है, जबकि लोअर क्लास वो ऑलरेडी इकोनॉमिक डिप्रेशन के अंदर जीती है। तो इस तरह की जो ये इनइक्वलिटी है इनको दूर करना, चाहे वो सोशल फील्ड में हो या इकोनॉमिक फील्ड में, और कास्ट सिस्टम को तो कंप्लीट अबॉलिशन करना है। इस तरह का एम इन्होंने रखा था ज्योतिबा फुले ने। दिस मूवमेंट गेव अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी टू द डिप्रेस्ड कम्युनिटीज एज अ क्लास अगेंस्ट द ब्राह्मण्स हु वर सीन एज द एक्सप्लॉइटेटर। ठीक है, तो इन्होंने, इस मूवमेंट ने जो डिप्रेस क्लास है उनको एक आइडेंटिटी, एक अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी का सेंस
जो है वो फील करवाया अगेंस्ट द ब्राह्मण सुप्रीमेसी, और उनको ब्राह्मण को उनको एज अ एक्सप्लॉइटेटर के रूप में सिंबलाइज किया यहाँ पे। बिकॉज ऑब्वियस है यहाँ पे पहले क्या था, इंडिया के अंदर क्या सिस्टम, सिर्फ एजुकेशन का राइट किसको हुआ करता था, अपर क्लास को। किनको हुआ करता था, सिर्फ अपर क्लास। तो जो लोअर क्लास थे वो हमेशा डिप्राइव्ड रहते थे फ्रॉम द एजुकेशन। एजुकेशन लेने का उनका कोई अधिकार नहीं था। इस वजह से तो हम देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब शिक्षा की जर्नी अपनी शुरू की तब उनको कितने ऑब्स्टेकल्स देखने को मिले थे। बीइंग अ belong to the social being a depressed class is to boy, or we can say being a depressed class child। तो डिप्रेस क्लास की वजह से एजुकेशन के अंदर बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल देखने को मिलते थे, और ये कंप्लीट राइट्स किसका हुआ करता था, अपर कास्ट का। और संस्कृत पढ़ने जैसी चीजें, यानी संस्कृत का तो खाली मोनोपोली थी किनकी, ब्राह्मण्स लोगों की। ब्राह्मण्स ओनली कैन रीड एंड राइट द संस्कृत, अदरवाइज संस्कृत को कोई भी पढ़ लिख नहीं सकता था, इवन यू बिलोंग टू द अपर कास्ट। तो इस तरह का सिस्टम जो था उसको चैलेंज किया ज्योतिबा फूले के मूवमेंट ने, दैट इज सत्यशोधक समाज। यहाँ पे तो अब आप यहाँ पे सत्यशोधक समाज जो है वो उसको पढ़ के बता सकते हो कि ये रिवाइवलिस्ट ये फॉर्म है या रिवाइवलिस्ट इन नेचर है या रिफॉर्मिस्ट इन नेचर है। तो ऑब्वियसली ये रिफॉर्मिस्ट इन नेचर है। इन्होंने पास्ट की चीजों को रिवाइव करने की कोशिश नहीं की है, कंप्लीट इन्होंने चैलेंज किया है कास्ट सिस्टम को और सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसको, और एजुकेशन के ऊपर फोकस किया है। तो ऐसी जो प्रोग्रेसिव आइडियाज है इनके इनकलकेशन को इसने बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्य समाज, फाउंडेड इन 1875 बाय स्वामी दयानंद, was a good Sanskrit and immensely inspired by the Vedic ideas. The Samaj was opposed to everything non-Vedic. अब यहाँ पे यही इनका वापस आर्य समाज का कैसा चीजें हैं, रिवाइवलिस्ट इन नेचर है। बिकॉज इन्होंने कंप्लीट जो अथॉरिटी दी है वो किनको दी है, वेदास को, और उन सारी चीजों का अपोज किया है जो कि नॉन वैदिक है, जो वेद से या वैदिक चीजों से बिलोंग नहीं करती है। तो ये कंप्लीटली इंस्पायर्ड थी वैदिक आइडियाज से। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो संस्कृत के अच्छे जानकार थे। एंड द समाज वॉज अपोज टू एवरीथिंग दैट इज नॉन वैदिक, ठीक है। It denounced idolatry, caste restriction and child marriage. इन्होंने idolatry यानी मूर्ति पूजा, caste restriction यानी यही जो ऊंच नीच का भेदभाव है ये, और child marriage जो है इनको complete अपोज किया, इनका त्याग किया। और इन्होंने एडवोकेट किया फीमेल एजुकेशन के लिए, रीमैरिज ऑफ विडोज रीमैरिज के लिए यानी विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए, शिक्षा के लिए। और पहले इंडिया में क्या ऐसा मान्यता था कि जो फॉरेन ट्रैवल कर लेता है उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इस तरह की मान्यता इंडिया में प्रिवेल हुआ करती थी। तो यानी कि जिसने समुद्र पार कर लिया उसका धर्म भ्रष्ट होता है और उसको लोग समाज के अंदर वापस इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इन्होंने फिर इस चीज का भी बहिष्कार किया, इस चीजों को भी डिनाउंस किया, और ट्रैवल इन फॉरेन लैंड्स को भी अलाउ किया, या फिर उसके लिए एडवोकेट किया कि कोई फॉरेन जाने से आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। धर्म भ्रष्ट होता है ऐसी प्रैक्टिसेस करना जो कि आपके धर्म के खिलाफ हो। वन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन द प्रोग्राम, तो ये कंप्लीट ना तो रिवाइवलिस्ट इन नेचर है, बिकॉज ये फीमेल एजुकेशन, रीमैरिज ऑफ विडो, ट्रैवल इन फॉरेन लैंड, ऐसी चीजों को इंक्लूड करने की भी कोशिश कर रहा है। तो वन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन द प्रोग्राम ऑफ द समाज वाज द शुद्धि। शुद्धि का मतलब यहाँ पे प्यूरिफिकेशन से है, यानी कि जो लोग मुगल टाइम्स में या उससे पहले कन्वर्ट हो चुके हैं, या मुगल टाइम या कॉलोनियल टाइम के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं इनटू द क्रिश्चियनिटी, एंड मुगल टाइम के अंदर इनटू द मुस्लिम इस्लाम के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, तो उन्होंने उनके लिए एक डोर ओपन किया कि वो लोग अपना वापस रिकन्वर्जन करवा सकते हैं इन द हिंदुइज्म। तो उसको कहते हैं शुद्धि। तो इन कॉमन लैंग्वेज वी कैन से घर वापसी। तो घर वापसी जैसी प्रैक्टिसेस को इन्होंने यहाँ पे प्रमोशन देना शुरू किया।
और समाज वर्क फॉर द शुद्धि ऑफ द री हिंदुआइजिंग द फॉलन, द आउटकास्ट, द कन्वर्ट्स एंड द अदर एटर्नल्स। तो जो आउटकास्ट के थे उनको भी कहा कि आप हिंदुइज्म में आ सकते हो बाय द वे ऑफ शुद्धि। जो कन्वर्ट हो चुके हैं उनको भी ओपन किया कि भाई आप शुद्धि के थ्रू वापस हिंदुइज्म को एक्सेप्ट कर सकते हो। और अदर एक्सटर्नल, यानी कि अगर कोई बाहर का फॉरेनर भी है और वो चाहता है कि मैं हिंदुइज्म को एक्सेप्ट करूं, तो बाय दिस प्रोसेस, शुद्धि की प्रोसेस के थ्रू he or she can adopt the Hinduism या they can convert themselves into the Hinduism। तो इस तरह की चीजें इन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू किया। The success of this Samaj has been greatly due to the effort of three able successor of दयानंद। दयानंद के बाद इस जो मूवमेंट है उसकी बागडोर इन तीन रिफॉर्मर्स ने संभाली, और इन तीन लोगों के कारण ही इस आर्य समाज का पेनिट्रेशन जो है वो पान इंडिया होता है। ऑलमोस्ट ऑल आर्य समाज का आज भी आप देखो तो बहुत सारे लोग जो है वो आर्य समाज से बिलोंग करते हुए आपको सोसाइटी में मिल जाते हैं। तो इसका श्रेय जो है इन दयानंद सरस्वती के सक्सेसर जो थे लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त एंड लाला लाजपत राय। तो इन तीनों के एफर्ट के कारण ये समाज का जो मूवमेंट है ये ज्यादा सक्सेस गेन कर पाया। तो यहाँ पे लाला लाजपत राय जो गरम दल के नेता भी थे, एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप था उसके भी नेता रहे हुए। तो यही लाला लाजपत राय यहाँ पे आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे। इट वॉज ड्यू टू these men that school was founded to commemorate the memory of Dayanand after his death, and this institution has later on developed into the well-known Dayanand Anglo-Vedic College of Lahore। तो दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद उनकी मेमोरी को कमेमोरेट करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन का फाउंडेशन किया गया, दैट इज नोन एज दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ऑफ लाहौर। और जैसे कि ब्रह्म समाज के अंदर स्प्लिट हुआ था, वैसे ही 1892 में आर्य समाज वाज स्प्लिटेड अप इनटू टू फैक्शन, दैट इज वन लेड बाय द लाला हंसराज एंड सेकंड लेड बाय द मुंशी राम। तो लाला हंसराज already the successor of दयानंद सरस्वती, he controlled the DAV college, that is दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज का कंट्रोल इनके हाथ में ही रहता है, लाला हंसराज के कंट्रोल में रहता है। एडवोकेटेड मीट डाइट, और इन्होंने मीट डाइट को भी अलाउ किया, मतलब कि ठीक है मांस खाना बुरी बात नहीं है। वर्क फॉर अ लिबरल एजुकेशन, और लिबरल एजुकेशन के वर्क के अंदर भी इन्होंने वर्क किया। तो ये चीजें हैं लाला हंसराज के अंडर में। और अब देखते हैं मुंशी राम के अंडर में क्या क्या रहता है। और मुंशी राम जो है उनको स्वामी श्रद्धानंद के नाम से भी जाने जाते हैं। तो स्वामी श्रद्धानंद जो थे वो एंडेवर टू बी नॉट मॉडर्न बट वैदिक, ठीक है, ये भी वैदिक कल्चर को ही बिलोंग करते थे और वैदिक कल्चर के प्रोपोगेशन के लिए ही वर्क करते थे। बैक टू ट्रेडिशनल ब्राह्मण आइडिया ऑफ एसेटिक सन्यासीज। तो इन्होंने किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया, जो ट्रेडिशनल ब्राह्मण आइडियल्स है उनके ऊपर, और जो सन्यासी का जो कैरेक्टर है उनके ऊपर ज्यादा इन्होंने फोकस किया। फाउंडेड रिमार्केबल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन द गुरुकुलास नियर हरिद्वार इन 1902। तो इनका जो मेन फोकस था कि वो वैदिक तो था, लेकिन वैदिक के अंदर भी कौन सी ब्रांच, जो ज्यादा सन्यासी जो लाइफ होती है, यानी जंगलों में रह के शिक्षा ग्रहण करना वगैरह जैसी चीजें हैं, उनके ऊपर इनका ज्यादा फोकस था, यानी कि सन्यासी लाइफ के ऊपर इनका ज्यादा फोकस था। इस वजह से इस शिक्षा को, इस सन्यासी शिक्षा दीक्षा को देने के लिए इन्होंने गुरुकुल का फाउंडेशन भी किया इन द हरिद्वार। तो हरिद्वार रीजन के अंदर आप आज भी देखो तो आपको बहुत सारे गुरुकुल्स मिलते हैं जिनके अंदर वैदिक शिक्षा आपको दी जाती है। वैदिक स्क्रिप्चर्स वगैरह जो है, वैदिक मंत्र वगैरह, इनकी शिक्षा दीक्षा आपको वहाँ पे दी जाती है। और बेसिकली उनका काम ही है कि जो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं लोग, वो वहाँ पे जाके शिक्षा दीक्षा लेते हैं, बिकॉज उनका प्रोफेशनल वर्क ही होता है यज्ञ हवन वगैरह ये करवाना, जिनके अंदर मंत्रोच्चारण की जो शिक्षा है वो इन गुरुकुलों के अंदर दी जाती है। तो इसका फाउंडेशन जो है वो हरिद्वार में 1902 में किया गया बाय दी मुंशी राम, और वी कैन ऑल्सो नोन एज स्वामी श्रद्धानंद। तो आर्य समाज के जो लाला हंसराज वगैरह ये सक्सेसर थे दयानंद सरस्वती के, वो भी वैदिक कल्चर को ही मान्यता देते थे। और मुंशी राम जो थे स्वामी श्रद्धानंद, वो भी वैदिक कल्चर को ही
महत्व देते थे, लेकिन इनका जो मोर फोकस था वो किस तरफ था, सन्यासीज वाली लाइफस्टाइल की तरफ ज्यादा फोकस था, यानी वैदिक स्क्रिप्चर्स या मंत्र वगैरह या यज्ञ वगैरह की शिक्षा दीक्षा है उनके ऊपर ज्यादा इनका फोकस था। दयानंद's view were published in his famous work सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है, दयानंद सरस्वती ने, जिसके अंदर उन्होंने अपने व्यूज जो है उनको इनकलकेट किया है। एंड द ट्रू एक्सपोजिशन, सत्यार्थ प्रकाश का मतलब क्या होता है, द ट्रू एक्सपोजिशन। तो ये था आर्य समाज। तो आर्य समाज का मेन फोकस किस पे है, वैदिक चीजों के ऊपर, ठीक है, और शुद्धि जैसी चीजें इंट्रोड्यूस करना, सो दैट शुद्धि के थ्रू आप वापस कन्वर्ट हुए हो जिसके अंदर वापस रिकन्वर्ट हो सको हिंदुइज्म के अंदर। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस आर्य समाज के द्वारा की गई, और आर्य समाज ने फिर यहाँ पे वही कास्ट सिस्टम का भी अपोज किया। Next social religious reform here we have is Ramakrishna Mission, founded by Swami Vivekananda in 1896 and getting inspiration from Ramakrishna Paramhans, जो उनके गुरु थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस। तो अपनी गुरु की प्रेरणा से इन्होंने इस मिशन यानी रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की इन 1896। It aimed at protecting India from the materialistic influence of Western culture। इसका मेन एम क्या था कि इंडिया को मटेरियलिस्टिक इन्फ्लुएंस यानी भौतिकवाद से दूर रखना। और कौन से भौतिकवाद से, जो कि वेस्टर्न कल्चर के अंदर उस समय डोमिनेंट हुआ करता था, प्रिवेलेंट हुआ करता था, उस कैरेक्टर से इंडिया को दूर रखना। बिकॉज इंडिया शुरू से ही अपने स्पिरिचुअल वे के अंदर बहुत ही एडवांस रहा हुआ है, और इसी से इसने बहुत सारी चीजें जो है वो अचीव की है और विश्व गुरु जैसा खिताब भी हासिल किया है। तो स्पिरिचुअल वे के अंदर भी बहुत ज़्यादा एडवांस थे, और ऐसा नहीं है कि खाली इसी वे में ये एडवांस थे, इसके ज़रिए ये साइंस वगैरह और भी, अगर एंशंट आप चीज़ें देखो, एंशंट बिल्डिंग्स देखिए, एंशंट स्क्रिप्चर्स देखिए, उसके अंदर इंडिया की जो नॉलेज है वो आपको रिप्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर built by that time ancient time, various scriptures, जैसे एंशिएंट स्क्रिप्चर देख लो, जैसे सुश्रुत संहिता है जिसके अंदर मेडिकल साइंस की बात की गई है। पतंजलि द्वारा जो अष्टाध्यायी योग के ऊपर जो पुस्तक लिखी गई है वो, तो ये सारी चीजें जो है वो इंडिया की अचीवमेंट है। तो अगर इसके ऊपर मटेरियलिस्टिक इन्फ्लुएंस या भौतिकवाद का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है तो ये चीजें जो है वो इंडिया से धीरे धीरे लुप्त होती जाएगी। इस वजह से वेस्टर्न कल्चर के भौतिकवाद से इंडिया को सेफ रखने के लिए या प्रोटेक्ट रखने के लिए इस रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की गई थी। बिकॉज इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हो चुका था, और इससे धीरे धीरे इंडिया के अंदर वेस्टर्न कल्चर का धीरे धीरे एंट्री होने लगी थी। लोगों की लाइफस्टाइल के अंदर वेस्टर्नाइजेशन देखने को हमें यहाँ मिल रहा था, जैसे पहनावा फॉर एग्जांपल। तो लोगों ने अब धोती कुर्ता छोड़कर मोस्टली लोगों ने जो है कोट पैंट वगैरह या शर्ट पैंट वगैरह जैसी चीजें जो है वो अडॉप्ट कर ली थी। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो ये मटेरियलिस्टिक थिंग है वो इन्फ्लुएंस कर रही थी इंडियन सोसाइटी को। तो उससे प्रोटेक्ट रखने के लिए इंडिया को यहाँ पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई बाय स्वामी विवेकानंद इन 1896। बिकॉज मटेरियलिस्टिक का इन्फ्लुएंस क्यों खराब है, देखिए यहाँ पे समझिए। आज की टाइम पे अगर हम देखते हैं, आज की जनरेशन को हम देखते हैं, तो मटेरियलिस्टिक थिंग के अंदर ज्यादा बिलीव करते हैं, यानी अपना सुख जो है, जो अपना प्लेजर है वो किस में ढूंढती है, मटेरियलिस्टिक थिंग में। फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग वगैरह चीजें। अगर आपका मूड खराब है तो यू विल गो टू शॉपिंग एंड यू विल योर मूड विल टर्न इनटू द हैप्पी, योर बैड मूड विल टर्न इनटू द हैप्पी मूड। तो इस तरह की जो ये चीज है कि अपना सुख जो है किसी मटेरियलिस्टिक थिंग के अंदर ढूंढना, ये चीजें क्या है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आप चीजें आपको जो
वर्चुअस मिलते हैं, जो गुण आपको मिलते हैं, संस्कार वो मिलते हैं, इनके ऊपर ज्यादा फोकस ना करके फोकस ज्यादा किन की तरफ होता है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के अंदर होता है, भौतिकवाद की चीजों के अंदर होने लगता है, तब वहां से आपका डिक्लाइन जो है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सनालिटी का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। बिकॉज उसकी फिर थिंकिंग पावर जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है, बिकॉज दीज मटेरियलिस्टिक थिंग्स विल कैप्चर योर माइंड। तो यहाँ से आपकी थिंकिंग जो है, आपकी क्रिटिकल एनालिसिस पावर जो है वो धीरे धीरे यहाँ से डिग्रेड होने लगती है मटेरियलिस्टिक इन्फ्लुएंस के अंदर। और आपको परम सुख किसके अंदर मिलता है, खाली उन भौतिक चीजों के अंदर। और फिर स्पिरिचुअल चीजें हैं या फिर जो ऐसी चीजें हैं जो इंटेलेक्चुअल चीजें हैं, उनसे आपका मोह धीरे धीरे भंग होता है। बिकॉज आपको अपने संसार का पूरा सुख किसके अंदर देखने को मिलता है, इस मटेरियलिस्टिक थिंग्स के अंदर देखने को मिलता है। तो ये चीजें किसी भी सोसाइटी के लिए अगर इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो हानिकारक साबित होता है। इस वजह से ये चीज पहले से ही स्वामी विवेकानंद ने भाप ली थी कि अब जो वेस्टर्न कल्चर का इंडिया के अंदर एंट्री हो चुकी है, तो अब ये चीज होने को होगी, जिसके अंदर मटेरियलिस्टिक इन्फ्लुएंस जो है इंडियन सोसाइटी में बढ़ेगा। और इंडियन सोसाइटी फिर धीरे धीरे जो है ओनली मटेरियलिस्टिक थिंग यानी स्टेटस मेंटेन करना है बाय हैविंग द एक्सपेंसिव थिंग्स। जैसे कि आज के टाइम पे देख लो, तो जैसे एप्पल फोन का होना किसी के पास क्या सिंबलाइज करता है, स्टेटस का। अगर आपके पास एप्पल का फोन है, देन यू आर लाइक हैविंग अ स्टेटस इन द सोसाइटी, अदरवाइज यू विल बी कंसिडर इन द कॉमन मैन और ले मैन। तो ये वाली जो चीजें हैं, अब एप्पल फोन जो है क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी एप्पल, बात तो फोन एप्पल से भी होती है और एंड्रॉयड से भी होती है, लेकिन यहाँ पे एप्पल आपको स्टेटस क्यों दिलवा रहा है, आपको एक सोसाइटी, आपका एक मतलब लोग से, अगर आपके पास एप्पल होगा तो लोग कहेंगे अरे वाह यू हैव अ एप्पल फोन, वाह। इस तरह की जो चीजें हैं यही कहलाती है मटेरियलिस्टिक इन्फ्लुएंस। तो आप देखिए कि आप फिर अपना स्टेटस वगैरह जो है इन खोखली चीजों के अंदर जो है ढूंढोगे। आप अपना इंटेलिजेंट जो माइंड है उसको किसके अंदर लगाओगे, इन चीजों के अंदर लगाओगे, जो आपको कभी भी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हेल्प नहीं करता, आपके इनर कोर को डेवलपमेंट करने के लिए हेल्प नहीं करता, और अल्टीमेटली इन चीजों के विशियस वेब के अंदर आप फंस जाते हो। और कंप्लीटली जब ये चीजें आपके, एक लिमिट होती है किसी की भी ये चीजें खरीदने की, और जब आपको वो मटेरियलिस्टिक चीज, क्योंकि धीरे धीरे फिर आपकी क्या जिज्ञासा, लालसा बढ़ने लगती है, और जब आपकी ये लालसा बढ़ने लगती है तो धीरे धीरे फिर आप उन चीजों को और पाने की कोशिश करते हो, और जब आपकी अब लिमिट से बाहर हो जाती है चीजें, फिर भी आपको चाहिए होती है, देन यू विल टोटली डिप्रेस एंड टोटली और पर्सनैलिटी डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। और स्पिरिचुअल वे ऑलवेज हेल्प्स यू टू मेंटेन योर इनर कोर एंड टू मेंटेन योर नॉलेज और टू गेट आउट ऑफ द विशियस वेब ऑफ दिस मटेरियलिस्टिक थिंग। तो स्पिरिचुअल वे हर एक तरीके से आपको हेल्प करता है फॉर हीलिंग पर्पस। देख लो, आप अगर चीजों की अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको, तो आप स्पिरिचुअल वे में जा सकते हो। तो आप एक अलग डायमेंशन को यहाँ पे एक्सप्लोर करते हो, और आपके डे बाय डे जो नॉलेज है, जो चीजें सोचने का तरीका है, वो एक डिफरेंट वे से आपको सोचने के लिए हेल्प करता है स्पिरिचुअल वे। इट आइडियलाइज हिंदुइज्म एंड द स्पिरिचुअल जीनियस इन इंडिया। ठीक है, तो इसका मेन मैंने बता दिया वही चीज कि स्पिरिचुअल वे को ज्यादा इन्होंने प्रमोट किया है कि अल्टीमेट आपका अगर लिबरेशन हो सकता है तो वो किसके थ्रू हो सकता है, स्पिरिचुअल वे के थ्रू हो सकता है, ना कि मटेरियलिस्टिक वे के थ्रू। और इन्होंने हिंदुइज्म को आइडियलाइज किया। इट इज ट्रू फॉर द स्पिरिचुअल कॉन्क्वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू resurrected Hinduism to the founder, the Vedanta was the grand, universal and super religion of the world. इन्होंने किस पे फोकस किया, वेदांत पे। वेदांत क्या है, वेदों के ही अंग माने जाते हैं, ऑर्गन्स ऑफ वेदांत। तो यहाँ पे इन्होंने जो कहा कि नॉलेज का अगर अल्टीमेट सोर्स है तो वो क्या है, वेदांत है, सुपर रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड है ये, और यूनिवर्सल रिलीजन है। और हिंदुइज्म को इन्होंने प्रमोट किया, आइडियलाइज किया, और स्पिरिचुअल वे के थ्रू ही आप वर्ल्ड को जो है वो कॉन्क्वेस्ट कर सकते हो। तो टोटली इनका रामकृष्ण मिशन का जो टोटली एजेंडा है वो है स्पिरिचुअल वे को
आइडियलाइज करना, यहाँ पे स्पिरिचुअल वे को प्रोपोगेट करना, और जो भी चीजें आपको हासिल करनी है वो स्पिरिचुअल वे से संभव हो जाती है। तो इनकी बेसिक आइडियोलॉजी यही है। इट एक्टिवली वर्क फॉर द ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज एंड इम्पार्टिंग एजुकेशन थ्रू अ नेटवर्क ऑफ रामकृष्ण स्कूल। Beside its emphasized self help and building up of man strength। ठीक है, तो इनका मेन वही चीज है, एक तो स्पिरिचुअल वे या स्पिरिचुअल वे को अडॉप्ट करना लाइफ के अंदर, सो दैट कि ये आपका अल्टीमेट वेपन बन सके टू विन एवरी सिचुएशन इन लाइफ। एक तो स्पिरिचुअल वे, फिर स्पिरिचुअल वे के लिए अगर अल्टीमेट कोई सोर्स है तो वो क्या है, आपके वेदांत है। वेदांत के अंदर जो रिलीजन बताया गया है, जो चीजें बताई गई है वो अल्टीमेट है, यूनिवर्सल है, ऐसे इन्होंने बात कही। और फिर इन्होंने सोशल सर्विसेज जैसी चीजें स्टार्ट की, जो ऑलमोस्ट ऑल हर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में की गई, जैसे कि डिप्रेस्ड कम्युनिटी है उनकी हेल्प करना, एजुकेशन इम्पार्ट करना, वुमेन का अगर सोशल स्टेटस डिग्रेडेड है, डिप्रेस्ड है, तो उसको अपलिफ्ट करना, ये सारी चीजें सोशल सर्विसेज के अंदर आती है। यानी गरीबों की मदद करना वगैरह, जैसे मदर टेरेसा वगैरह ने किया था। तो सेम वे में सोशल सर्विसेज इन्होंने भी स्टार्ट की ऑन द ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स एंड इम्पार्टिंग एजुकेशन थ्रू अ नेटवर्क ऑफ रामकृष्ण स्कूल। और एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए या एजुकेशन को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इन्होंने रामकृष्ण स्कूल जैसे बिल्डिंग्स की स्थापना की, सो दैट कि लोग यहाँ पे आके एजुकेशन ले सके। और इन्होंने इनके अलावा भी सेल्फ हेल्प एंड बिल्डिंग अप ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ पर भी फोकस किया। वही चीज है, इसके लिए भी अल्टीमेटली कि मैन अपनी खुद की स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकता है। यहाँ पे वो नहीं है कि आप जिम विम जाके मैन की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, यहाँ पे है इनका मेन कहने का मतलब है नॉलेज की स्ट्रेंथ, यानी कि ब्रेन स्ट्रेंथ वो बढ़ानी है थ्रू द स्पिरिचुअल वे। और यहाँ पे सेल्फ हेल्प का मतलब ही यही है कि सेल्फ इंजीनियरिंग करना यहाँ पे, यानी कि अपने अंदर जो चीजें चल रही है उसको किस तरह से आप उसके ऊपर विक्ट्री कैसे पा सकते हो। क्योंकि बिकॉज इस लाइफ के अंदर, मटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर पीपल जो है मोस्टली डिप्रेस वगैरह जैसी चीजें या डिप्रेशन में जैसे चीजें, एंजाइटी जैसी चीजों की चपेट में रहते ही रहते हैं। एनी हाउ काम की वजह से देख लो या किसी सिचुएशन, फैमिली प्रेशर वगैरह, किसी भी चीज की वजह से ये होता ही होता है। तो सेल्फ हेल्प कैसे करनी है, इन चीजों के ऊपर भी फोकस किया गया थ्रू योगा, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू स्पिरिचुअल वे। पीपल कैन हेल्प देमसेल्फ ऑल्सो, तो उसी को कहते हैं सेल्फ हेल्प। और सेल्फ हेल्प इकोनॉमी के लिए अगर देखें हम, तो ऐसे ग्रुप्स की स्थापना करना जो अपना मतलब कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, तो उन प्रोडक्ट की सेल वगैरह करवाना, तो उनको उसके लिए क्या करना है, स्किल इम्पार्ट करना। चीजें अगर सेल्फ हेल्प करनी है तो उसके लिए उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत होती है, उनके अंदर स्किल इम्पार्ट करने की जरूरत होती है। तो वो सारी चीजें भी इन्होंने यहाँ पे अपने मेन एजेंडा में रखी थी। नेक्स्ट यहाँ पे है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा वही जो हमारे ब्रह्म समाज के अंदर जब देवेंद्रनाथ टैगोर थे उन्हीं से ये संबंधित है। तो तत्वबोधिनी सभा का एस्टेब्लिशमेंट देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया इन 1839 टू कैरी ऑन राम मोहन राय's आइडियल्स इंडिपेंडेंट ऑफ द ब्रह्म समाज। किस लिए की थी कि जो राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, उसके इंडिपेंडेंट आइडियल्स को कैरी ऑन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उस चीज की स्थापना की गई थी। बिकॉज हमने देखा था यहाँ पे कि देवेंद्रनाथ टैगोर जो है और केशव चंद्र सेन के अंदर यहाँ पे स्प्लिट हो गया था। तो जो मेन आइडियल्स थे, जो राम मोहन राय के आइडियाज थे, उनको आगे कैरी ऑन करने के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने अलग से तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, एम्ड एट counteracting the rapid progress of Christianity in India and advocated the development of Vedantism। और इनका मेन एम क्या था कि जो क्रिश्चियनिटी की एंट्री इंडिया में हो चुकी थी और रैपिड ग्रोथ हो रही थी क्रिश्चियनिटी की, लोग ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट हो रहे थे। बिकॉज क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट होने से उनको
गवर्नमेंट सपोर्ट मिलने लगा था। जैसे अगर हम देखें फेमाइन की कंडीशन के अंदर, तो जो लोग क्रिश्चियन थे उनको रिलीफ मेजर्स या रिलीफ मटेरियल है वो इजीली प्रोवाइड होता था देन द नॉर्मल पीपल। इस वजह से लोग जो है अपनी मजबूरी की वजह से ऐसी कंडीशन में, जैसे फेमाइन वगैरह की कंडीशन है, और अगर वो रिलीजियसली डिप्रेस्ड है, इकोनॉमिकली डिप्रेस्ड है, और उनको अगर क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट होने से कुछ लाभ हो सकता है तो वो प्रिफर करते थे क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट होने में। तो तत्वबोधिनी सभा का मेन एम था काउंटर एक्टिंग द रैपिड प्रोग्रेस ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी की जो रैपिड ग्रोथ हो रही थी इंडिया के अंदर उसको काउंटर करना, और इंडिया के अंदर इन इंडिया एंड एडवोकेट द डेवलपमेंट ऑफ वेदांतिज्म। वेदांतिज्म का मतलब होता है यहाँ पे वेदांत, यानी कि जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो वेदांत हो गए। वेदांत यहाँ पे क्या है, ये दो शब्दों से मिलके बना है, वेद प्लस अंत, यानी वेदों का अंत। और वेदों का अंत किसको कंसिडर करता है यहाँ पे, उपनिषद को। तो उपनिषद जो है उनको वेदों का अंत माना जाता है, और उपनिषद जो है यहाँ पे वेदांत से सिंबलाइज किया गया है, या वेदांत से इनको यहाँ पे रेफर किया गया है। तो तत्वबोधिनी सभा का मेन जो एजेंडा था और सोर्स ऑफ नॉलेज जो था वो थे वेदांत, या वेदांतिज्म जो था इनका मेन एजेंडा हुआ करता था। यानी वेदों के अंदर जो ज्ञान है या उपनिषद के अंदर जो ज्ञान है उनका प्रचार प्रसार करना, उसके अकॉर्डिंग लाइफस्टाइल जो है अपनी अडॉप्ट करना, यही इनका एम हुआ करता था। एम्फेसाइज्ड ऑन इंडिजीनियस लैंग्वेजेस एंड कल्चर बिकम मच मोर प्रोनाउंस। मेन एम्फेसाइज इन्होंने किस चीज पे जोर डाला, इंडिजीनियस लैंग्वेजेस यानी जो स्वदेशी भाषाएं थी, लोकल भाषाएं थी, उनके प्रचार प्रसार को, उनके डेवलपमेंट को, उनकी लर्निंग के ऊपर चीजें डेवलप की जा सके, यानी कि बेसिकली इंडिजीनियस लैंग्वेजेस को इन्होंने महत्व दिया इंस्टेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड ऑल। और इंडिजीनियस कल्चर भी इनका जो है मेन फोकस था कि इंडिजीनियस कल्चर, अपने खुद के कल्चर को आप प्राइड फील करो, उसको प्रिजर्व करो और उसको अपने लाइफ का एक पार्ट बनाओ। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पे वेस्टर्नाइजेशन हो रहा था बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया, तो वेस्टर्नाइजेशन को काउंटर करने के लिए ये सारी चीजें यहाँ पे तत्वबोधिनी सभा है, आर्य समाज है, रामकृष्ण परमहंस मिशन जो है, इन सारी चीजों के मिशंस के द्वारा ये चीजें की जा रही थी कि वेस्टर्नाइजेशन को यहाँ पे काउंटर करना है, और जो वेस्टर्नाइजेशन के कारण मटेरियलिस्टिक इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करना है, और जो इंडिया का पास्ट है उसको प्राइड फील करना है, उसके ऊपर प्राउड फील करना है, सो दैट कि ये कल्चरल इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो ब्रिटिश लोगों ने इंडियंस लोगों के माइंड में डेवलप किया था उसको हटा सके, और एक खुद की कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो उसको डेवलप कर सके। और तत्वबोधिनी प्रेस वाज एस्टेब्लिश इन 1843, और तत्वबोधिनी सभा के द्वारा ही तत्वबोधिनी प्रेस जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है इन 1843, जिसका काम था यहाँ पे जो ये वेदांतिज्म से संबंधित जो नॉलेज था उसको प्रचार प्रसार करना बाय दी प्रिंटिंग एंड जर्नल्स एंड पत्रिका वगैरह, मैगजीन्स वगैरह के जरिए इन चीजों का प्रचार प्रसार करने का काम हुआ करता था। तत्वबोधिनी पत्रिका, अ जर्नल ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ आइडियाज, और वेदांतिज्म वगैरह के आइडियाज को प्रोपोगेट करने के लिए इन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी प्रेस के माध्यम से पब्लिश करना शुरू किया। तत्वबोधिनी पत्रिका जो है एक जर्नल हुआ करता था इस ऑर्गेनाइजेशन का। तो अब तक जितने भी हमने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म देखे उनके हमने क्या मेन चीज दे, एक तो कि जो कल्चरल प्राइड है उसको फील करना बाय द ग्लोरीफाइंग पास्ट, जैसे वेदांत जैसी चीजें हैं, उपनिषद है, इनके थ्रू इनको अल्टीमेट सोर्स मानना नॉलेज का, और सोशल सर्विसेज, वुमेन एम्पावरमेंट, विडो रीमैरिज, चाइल्ड इन्फेंटिसाइड को रोकना, चाइल्ड मैरिज को रोकना, ये सारी चीजें सभी के सभी जितने भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म है इनके अंदर कॉमन चीज होगी। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो ऐसे नहीं कि भाई मुझे तत्वबोधिनी सभा याद है तो ही मैं लिख पाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप ये मेन पॉइंट ध्यान रखो सो दैट कि आप किसी
के ऊपर भी अगर आपको किसी भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म के ऊपर अगर आपको टिप्पणी लिखनी है या कमेंट करना है तो इजीली इन चीजों के माध्यम से आप आराम से कर सकते हो, बिकॉज सबके अंदर मेन चीजें यही है। और एक चीज आप ये बता सकते हो उसके अंदर और वापस के, ये एंटी कॉलोनियल इन नेचर है। एंटी कॉलोनियल नेचर का मतलब यहाँ पे वेस्टर्न थिंग्स जो है उसको अपोज किया जा रहा है, यानी कि किसके माध्यम से, जो मिशनरीज एक्टिविटीज है उनको काउंटर किया जा रहा है बाय द वेदांतिज्म, प्रोपोगेशन ऑफ वेदांतिज्म या डेवलपमेंट ऑफ वेदांतिज्म इन द इंडियन सोसाइटी, अमंग द इंडियन सोसाइटी। ये सारी चीजें जो है वो मिशनरीज एक्टिविटीज को काउंटर करने के लिए की गई थी। तो ये है एंटी कॉलोनियल इन नेचर। अगर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का अगर आपको कहे कि एंटी कॉलोनियल नेचर बताओ, तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे मिशनरीज एक्टिविटीज को काउंटर किया जा रहा है बाय द ग्लोरीफाइंग द इंडियाज पास्ट, दैट इज वेदांत, उपनिषद वगैरह जो चीजें हैं, रिलीजियस स्क्रिप्चर है इंडिया के, उनके माध्यम से यहाँ पे मिशनरीज एक्टिविटीज को काउंटर किया जा रहा है बाय मेकिंग प्राउड अमंग द इंडियंस फॉर देयर पास्ट और फॉर देयर रिलीजन। और यहाँ पे वेस्टर्न थिंग यहाँ पे अपोज भी की जा रही है, लेकिन वेस्टर्न थिंग जो है वो अडॉप्ट भी की जा रही है। वेस्टर्न थिंग कौन सी अडॉप्ट की जा रही है, जैसे कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म अगर राजा राम मोहन राय का देखे तो यहाँ पे एजुकेशन जो है उसको नेसेसरी बताया गया है। कौन सी एजुकेशन, यहाँ पे वेदांतिक वाली एजुकेशन नहीं, जो संपूर्णानंद ने फोकस किया था कि भाई सन्यासी वाली जो वेदांतिज्म के ऊपर एजुकेशन है उसको इम्पार्ट किया जाए, यानी गुरुकुल जैसे सिस्टम चलाया जाए, वो वाली एजुकेशन नहीं। कौन सी एजुकेशन, जो वेस्टर्न साइंस एंड मॉडर्न साइंस इसके ऊपर डेवलप की जाए, यानी जिसके अंदर रैशनलिज्म की थॉट हो, किसी भी चीज का कारण जो है वो साइंस के जरिए ढूंढा जाए। तो वैसी एजुकेशन जो है वो न्यू सोसाइटी बिल्डिंग के लिए नेसेसरी है। और कुछ वर्च्यूज जैसे कि लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये सारी चीजें जो है वो वेस्टर्न कल्चर से लेनी जरूरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग या फिर डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोसाइटी इन इंडिया। न्यू सोसाइटी कौन सी सोसाइटी, जो कि रैशनल बेस्ड है, ना कि सुपरस्टिशियस वगैरह, सुपरस्टिशियंस की जो विशेष वेब के अंदर फंसी हुई है वो सोसाइटी नहीं, जो न्यू मॉडर्न थिंकिंग रखती हो, जिसके रिलीजियस पैरामीटर ना हो के रैशनलिज्म जो है वो थिंकिंग के पैरामीटर हो, इस तरह की न्यू सोसाइटी होनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है वेस्टर्न एजुकेशन का इनकल्केशन अमंग द इंडियन सोसाइटी। तो ये सारी चीजें जो है एंटी कॉलोनियल, वेस्टर्न थिंग को एक्सेप्ट भी किया गया, दैट इज एंटी कॉलोनियल इन नेचर, और वेस्टर्न थिंग को यहाँ पे अडॉप्ट भी किया गया इन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। नेक्स्ट है यंग बंगाल मूवमेंट, इनिशिएटेड बाय एन एंग्लो इंडियन टीचर ऑफ हिंदू कॉलेज हेनरी विवियन डेरोजियो। यहाँ पे हेनरी विवियन डेरोजियो था जो एंग्लो इंडियन था, यानी इसके मदर पेरेंट्स में से कोई एक यूरोपियन था और एक इंडियन था, तो वो हो गया एंग्लो इंडियन। तो ये हिंदू कॉलेज के अंदर प्रोफेसर हुआ करता था हेनरी विवियन डेरोजियो, और इसने ये यंग बंगाल मूवमेंट जो है वो इनिशिएट किया था। Participants were mainly a band of young Bengali intellectuals and who were known as Young Bengal। तो इसके जो पार्टिसिपेंट थे वो कौन हुआ करते थे, यंग बंगाली इंटेलेक्चुअल्स, या हम कह सकते हैं कि जो नौजवान बंगाली बुद्धिजीवी वर्ग था वो। डिरोजियो वॉज अ फ्री थिंकर एंड अ रैशनलिस्ट। डिरोजियो जो था वो एक फ्री थिंकर था, स्वतंत्र सोच रखने वाला था, और रैशनलिस्ट था। रैशनलिस्ट का मतलब यहाँ पे वही तर्कवादी था, यानी हर चीज का तर्क ढूंढता था। अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है तो उसके पीछे क्या रीजन है, वो कहलाता है रैशनलिज्म। और जो वो थॉट्स रखता है उसको कहते हैं रैशनलिस्ट या तर्कवादी। हु हेल्प टू प्रमोट अ रेडिकल एंड क्रिटिकल आउटलुक अमंग दिस हिज स्टूडेंट। तो उसने उसके स्टूडेंट के बीच में इस तरह की थिंकिंग, जो रैशनलिज्म और फ्री थिंकिंग की जो चीजें हैं वो स्प्रेड करने की उसको प्रमोट किया कि भाई जो उसके फॉलोअर्स है उसके अंदर कैसी थिंकिंग हो, रैशनलिस्ट थिंकिंग हो और फ्री थिंकर हो वो सारे, और रेडिकल एंड क्रिटिकल आउटलुक को इसने प्रमोट किया। रेडिकल यानी कि जो क्विक चेंजेस चाहते हैं, रेडिकल का मतलब यहाँ पे क्या है, क्विक चेंजेस चाहने वाले। यानी कि अगर इंडिया के अंदर जैसे अगर बाकी सारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म देखो, जैसे राजा राम मोहन राय, ये ग्रेजुअल चेंजेस को
इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। इन्होंने जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको डायरेक्ट चैलेंज नहीं किया, उसके अंदर ग्रेजुअल चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, सो दैट कि उन्हें पता था कि धीरे धीरे इन ग्रेजुअल चेंजेस की वजह से सोसाइटी इसको अडॉप्ट करने की फेज में आ जाएगी और इसको एक्सेप्ट कर लेगी जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप क्विक चैलेंज करोगे, इनको एकदम से चैलेंज कर दोगे, उनकी सोशल बिलीफ वगैरह सिस्टम को आप चैलेंज करोगे, तो मे बी वो आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। इंडियन सोसाइटी जो है उन सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स के अगेंस्ट हो सकती है। लेकिन जो डेरोजियो वाला यंग बंगाल मूवमेंट था, ये रेडिकल इन थिंकिंग था और क्रिटिकल इन थिंकिंग था, यानी कि ये क्विक चेंजेस चाहता था। अगर फ्री थिंकिंग जैसी चीजें अगर है, रैशनलिज्म है, इनको ये चीजें सोसाइटी के अंदर बहुत ही तीव्र गति से चाहते थे। तो इस वजह से क्या है, इनका अब आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि अगर रेडिकल इन थिंकिंग है तो भारत के अंदर तो आपको पता ही है सुपरस्टिशन वगैरह, ऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर जो है, ऑर्थोडॉक्स कंटेंट जो है इंडियन सोसाइटी के बीच में, वो कितना हाई लेवल पे था। तो क्या इस यंग बंगाल मूवमेंट को इतना सपोर्ट मिलेगा इंडियन सोसाइटी के द्वारा? नहीं मिलेगा, बिकॉज ये रेडिकल इन नेचर है, ग्रेजुअल चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऑर्थोडॉक्स जो एलिमेंट होगा वो इसका भरसक विरोध यहाँ पे करेगा, बिकॉज ये डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं उनके सोशल बिलीफ एंड सोशल स्ट्रक्चर को। His followers, known as the Derosian, attacked old and decadent customs and traditions। और जो इसके फॉलोअर्स थे डोरोजियो के, उनको डोरोजियंस कहा जाता था, एंड दे अटैक्ड ओल्ड एंड डिकेडेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। और जो इन ओल्ड और जो दशक पुराने कस्टम्स और ट्रेडिशन थे इंडिया के अंदर जो प्रिवेल्ड कर रहे थे, उनको इन्होंने अटैक किया, डायरेक्ट चैलेंज पे पोज किया उनके सामने कि जो आपका ये सिस्टम और कस्टम है ये सही नहीं है। तो इस वजह से जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट थे सोसाइटी के अंदर, उन्होंने इनका डायरेक्ट जो है विरोध करना शुरू किया और इनके ऊपर अटैक्स होने शुरू हुए। इस वजह से यंग बंगाल मूवमेंट जो है इंडिया के अंदर इतनी पॉपुलर नहीं हो पाया, इतनी पॉपुलरिटी गेन नहीं कर पाया जितनी कि आर्य समाज वगैरह ने की थी, बिकॉज वो सारी चीजें जो है वो ग्रेजुअल चेंजेस इंट्रोड्यूस कर रहे थे अमंग दी सोसाइटी। He was dismissed from the Hindu college। ये देखो यहाँ पे इसका रिएक्शन देखने को मिल गया कि ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स की वजह से फिर इनका विरोध होना शुरू हुआ, फिर फाइनली इनको हिंदू कॉलेज से डिसमिस करना पड़ा। तो हिंदू कॉलेज ने डेरोजियो को डिसमिस किया इन 1831 एंड बिकॉज ऑफ हिज रेडिकल व्यू, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज रेडिकल व्यू उसको यहाँ से हिंदू कॉलेज से प्रोफेसर की पोस्ट से डिसमिस किया गया। The movement was active during the 1820s and 1830s। डेरोजियो इज कॉल्ड फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए कभी कि हु वाज द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो वो कौन थे? यहाँ पे डेरोजियो, याद रखना है। यहाँ पे एडवोकेटेड वुमेन्स राइट एंड डिमांडेड एजुकेशन फॉर देम। सेम वुमेन्स की जो यहाँ पे वुमेन की इमेंसिपेशन है, वुमेन इमेंसिपेशन की बातें हर एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में यहाँ पे की जाएगी। जो हिंदू के अमंग हुए थे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, उसके अंदर वुमेन राइट्स की बात की है। जो मुस्लिम वगैरह वाले थे उसके अंदर वुमेन्स की इतनी तवज्जो नहीं दी गई थी, लेकिन जितने भी आप अगर हिंदू वाले देखो तो उसके अंदर वुमेन्स राइट्स को लेके बात की गई है, वुमेन्स के सोशल स्टेटस के अपलिफ्टमेंट की बात और एफर्ट वगैरह किए गए हैं। However, the movement failed to struck roots in the Indian society। However, the movement failed to struck roots in the Indian society because of its radical view। इसलिए इतना ये पॉपुलर नहीं हो पाया। तो मुस्लिम्स के अमंग तो अगर हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म देखें तो एक अलीगढ़ था, वही क्या था, प्रोग्रेसिव इन नेचर था। तो उसी के अंदर अगर बात की जाए तो वुमेन्स की इमेंसिपेशन या वुमेन्स राइट्स की बात की जा सकती है, बिकॉज उसने एजुकेशन फॉर ऑल की बात वगैरह की थी। उसके अंदर ऐसे कोई शरिया कानून वगैरह की बातें नहीं थी। तो अलीगढ़ वाज इन प्रोग्रेसिव इन नेचर और रिफॉर्मिस्ट इन नेचर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी लॉन्च बाय हेनरी स्टील ऑलकॉट एंड मैडम ब्लावत्स्की इन यूएस एंड लेटर इंट्रोड्यूस इन इंडिया, मेकिंग अडयार its headquarter and popularized by मिसेस एनी बेसेंट। तो यहाँ पे इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना या थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रमोशन जो है वो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था और उसका हेडक्वार्टर जो है वो अडयार डिस्ट्रिक्ट हुआ कर।
अडयार जो है वो मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था। तो यहाँ पे मेन जो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो कहाँ पे स्टार्ट की गई थी, यूएस के अंदर हेनरी स्टील ओलकॉट और मैडम ब्लेवेत्स्की द्वारा। इट सब्सक्राइब टू द स्पिरिचुअल फिलॉसफी ऑफ एंशिएंट हिंदुइज्म। इसका मेन फोकस क्या था, स्पिरिचुअल फिलॉसफी ऑफ एंशिएंट हिंदुइज्म, जो प्राचीन हिंदुत्व है उसकी जो स्पिरिचुअल फिलॉसफी है, जो आध्यात्मिक दर्शन का सब्जेक्ट है, वो इसका मेन फोकस हुआ करता था। इट प्रीच यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैन इन रेस्पेक्टिव ऑफ डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस और सेक्स। इसका मेन एम क्या था, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, चाहे वो आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी क्रीड के हो, रेस हो आपकी, कोई सा भी आपका लिंग हो, चाहे आप स्त्री हो, पुरुष हो, ब्रिटिश हो, इंडियन हो, यूरोपियन हो, जो भी हो, कोई सी भी कास्ट हो आपकी या कोई सी भी क्रीड हो, इन सब से कोई मतलब नहीं है, ये सब जो है सेम है और यूनिवर्सल ब्रदरहुड को इन्होंने प्रीच किया था यहाँ पे। इट स्टूड फॉर द नेशनल स्पिरिट अमंग द इंडियंस, और नेशनल स्पिरिट को यहाँ पे प्रोवोक करने का या इसको एमर्ज करने का काम जो है ये थियोसॉफिकल सोसाइटी ने यहाँ पे किया था। द इंडियन वर्क वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल टुक अप द रिवाइवल, स्ट्रेंथनिंग एंड अपलिफ्टिंग ऑफ द एंशिएंट रिलीजियस। और वही क्योंकि इनका मेन एजेंडा था कि एंशिएंट हिंदुइज्म की स्पिरिचुअल फिलॉसफी को यहाँ पे सब्सक्राइब किया था इन्होंने, या स्पिरिचुअल फिलॉसफी के ऊपर मेन इनका फोकस था। तो ऑब्वियसली जो एंशिएंट रिलीजन था इंडिया के अंदर उसको वापस रिवाइव करना है और क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है। दिस ब्रॉट विद इट अ न्यू सेल्फ रिस्पेक्ट, अ प्राइड इन द पास्ट, a belief in the future, and as an inevitable result a great wave of patriotic life, the beginning of the nations। और इनके कामों की वजह से कि यानी अपने खुद के रिलीजन के, पास्ट रिलीजियस के ऊपर आप प्राइड फील करो, जिसके कारण आपके अंदर क्या डेवलप होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप होगी। बिकॉज ऑफ कॉलोनियल नेचर की वजह से, कॉलोनियल गवर्नमेंट की वजह से इंडिया के अंदर जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो कम हो चुकी थी, बिकॉज वो अपने रिलीजन को या अपने कास्ट को या अपने पास्ट को जो है वो इंफीरियर मानते थे और इस वजह से उनके अंदर ये सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना नहीं आ पा रही थी। और लेकिन जब इन थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण परमहंस मिशन और ब्रह्म समाज जैसे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए गए, तो तब इन्होंने वापस पास्ट को रिवाइव किया, जो इंडिया का रियल पास्ट है उसको रिवाइव किया, और उसके अंदर जो सोर्स ऑफ नॉलेज थे जैसे वेदांत वगैरह, इनके ऊपर फोकस किया। उसकी वजह से क्या आई, इंडिया के अंदर, इंडियंस के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आई, बिकॉज अब वो भी प्राइड कर सकते हैं अपने पास्ट पे, अपने कल्चर पे, और जिसके कारण सेल्फ रिस्पेक्ट आने की वजह से दे कैन बिलीव इन देयर फ्यूचर ऑल्सो, कि हाँ अगर सेल्फ रिस्पेक्ट अगर मन में है तो दे कैन ऑल्सो डिमांड फॉर देयर राइट्स, और अपनी लैंड के ऊपर वो अपने राइट्स मांग सकते हैं और अपना रूल भी मांग सकते हैं, बिकॉज नाउ दे ऑल्सो फीलिंग द प्राइड फॉर देमसेल्फ। तो इस वजह से उनके फ्यूचर के अंदर उनका बिलीफ और ज्यादा बढ़ा, और इनएविटेबल रिजल्ट क्या हुआ इसका, ग्रेट वेव ऑफ पैट्रियोटिक लाइफ। और यहाँ पे फिर आपको देशभक्ति की जो एक भावना है वो डेवलप होने लगी, द बिगनिंग ऑफ नेशन, और इसी के साथ एक राष्ट्र का निर्माण होना शुरू हुआ। जब लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना आई तो यहाँ पे फिर राष्ट्र का निर्माण होना शुरू हुआ। इससे पहले जो राष्ट्र या नेशनलिज्म की भावना है वो इंडियंस के मन में नहीं थी। कोई भी आ रहा है उनको रूल करके जा रहा है, उनको चल रहा है, बिकॉज दे आर फीलिंग देमसेल्फ एज अ लो, बिकॉज दे डोंट हैव सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर देमसेल्फ, जस्ट बिकॉज कॉलोनियल नेचर ने उनके दिमाग में ये चीज फीड करवा दी थी कि आप क्या हो, इंफीरियर हो हर एक चीज से, चाहे आपकी कल्चर के रूप में देख लो, पास्ट आपका अगर देख लो तो सब क्या है, हमसे इंफीरियर है। इस वजह से लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता था अपने राइट्स की डिमांड करने के लिए, और अपने ही लैंड पे रूल करने के का कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन जब ये सारे मूवमेंट्स हुए तो उन्होंने ये प्राइड और रिस्पेक्ट जो है इंडियंस के मन में डेवलप की, और उसकी वजह से फिर इंडियन जो है वो उनके मन में एक सेंस ऑफ फीलिंग आई फॉर द पैट्रियोटिक लाइफ, एंड उसके अगर जब उनके मन में देशभक्ति की भावना जागी तो फिर वही राष्ट्र की तरफ सोचे कि एक राष्ट्र बनाया जाए, नेशनलिज्म की भावना ने यहाँ पे जन्म लिया।
तो इसीलिए कहा जाता है कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर कैरेक्टर जो एलिमेंट जो था वो तो मेन क्या था, रिलीजन था। मेन रिलीजन या पास्ट को रिवाइव करने जैसी बातें हो रही थी, लेकिन इसने कहीं ना कहीं एक सीड जो है नेशनलिज्म का, एक सीड जो है वो ग्रो किया था, जिसका ब्रॉड रूप हमें नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म है उसका अगर दो पार्ट में हम बांटे कि रिलीजियस ही कैरेक्टर में था, तो फिर हम देखते हैं कि वेरियस मूवमेंट इंट्रोड्यूस किए गए। तो जैसे कि आर्य समाज, ब्रह्म समाज जो अभी हम सब ने पढ़ा, इन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना हुई। लेकिन अगर इसका पॉलिटिकल व्यू देखें आप कि सोशियो रिलीजियस, तो यहाँ पे पॉलिटिकल फील्ड के अंदर देखें तो हमें देखने को मिलता है आईएनसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनएम, इंडियन नेशनल मूवमेंट जैसे ऑर्गेनाइजेशन, ये देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो है did not directly focus on political issue, but it created a space for nationalist thinking, and it presented the first seed of anti-colonial colonial consciousness, which first expressed in the socio-cultural field and later in the political field. तो इसी के साथ हम सेशन का यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Till then, stay tuned with the channel and please do like, share and comment to our YouTube channel and study channel examyatra.com. Thank you.